Okay, moving on to chapter 13, Murabaha. Murabaha is another source of financing in Islam, जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम करते हैं. ये मोस्ट कॉमनली यूज जो एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है इस्लामिक बैंक्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो मुराबहा है. मुराबहा इज a particular kind of sale where the seller expressly tells you the cost of the product sold. ठीक है, मुराबा के अंदर आप बेसिकली एक सेल ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर जो बायर है उसको आप कॉस्ट डिस्क्लोज कर देते हैं कि मैंने इतने में खरीदा है, मैं तुम्हें इतने में बेचूंगा आगे. ठीक है, ये मेजॉरिटी बैंक्स इसको प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज जब कोई आपसे फाइनेंसिंग के लिए आता है बैंक के अंदर, तो अगेन उसको कोई चीज खरीदनी है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो कोई भी ऐसी चीज खरीदनी है, तो बैंक कहता है कि ठीक है हम ये आपको चीज खरीद कर दे देते हैं, हम आपको लोन नहीं दे सकते, हम आपको ये चीज खरीद कर बेच देते हैं. ठीक है, अब आप उसकी पेमेंट अगेन इंस्टॉलमेंट्स में कर दें. ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आज उसकी प्राइस तय हो जाएगी. लेकिन यहां पर ये होता है कि बैंक उसकी कॉस्ट डिस्क्लोज कर देता है कि मैंने इतने में खरीदा, मैं आपको इतने में बेचूंगा. So murabaha is a particular kind of sale where the seller expressly mentions the cost of the sold commodity and sells it to the buyer by adding some profit thereon. Thus murabaha is not a loan given on interest, it is a sale of a commodity for hand to hand or deferred prices. Again ये hand to hand भी हो सकता है, deferred, लेकिन क्योंकि बैंक के पास यूजुअली फाइनेंसिंग के लिए तो ये इसके अंदर डेफर ही हो रही होती है प्राइसिंग. The buy murabaha is in bank involves the purchase of a commodity by a bank on behalf of a client and its resale to the latter on a cost plus profit basis. Under this agreement, the bank discloses its cost and profit margin to the client. In other words, rather than advancing money to a borrower, which is known, which is how the system would work in a commercial banking agreement, the Islamic bank will buy the goods from a third party and sell those goods to the customer at a pre-agreed price. Mudarba is a mode of financing as old as Musharka. Today in Islamic banks around the world, approximately 66% of the investment transactions are through Mudarba. Sorry, Murabaha. Murabaha. ओके, मुराबहा और सेल के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है? सिंपल सेल जो अरेबिक के अंदर होती है, ठीक है, इन अरेबिक इज कॉल्ड मुसव्वमा. ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग जिसके अंदर प्राइस डिस्क्लोज नहीं की जाती, सेलिंग विदाउट डिस्क्लोजिंग द प्राइस. सो बार्गेनिंग सेल विदाउट डिस्क्लोजिंग और रेफरिंग टू द व्हाट द कॉस्ट ऑफ द प्राइस, कॉस्ट इज in price. So however then the cost plus price is disclosed to the client, it is called मुराबहा. जब अगर अरेबिक टर्मिनोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करूं, जब आम सेल जो हम यहाँ करते हैं, जैसे कि अभी मैं जाऊं कैफेटेरिया के पड़ोस से कहूं मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दे, तो वो मुझे वो बिस्किट का पैकेट दे देगा, मुझसे 10 20 30 रुपए जो उसके होंगे वो ले लेगा. ठीक है, उसने मुझे नहीं बताया उसने कितने में खरीदा है, ना मैंने उससे पूछा. ये मुसम्मा है, ये आम सेल जो हमारे यहाँ आम हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये जो ट्रांजेक्शन है ये वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमारे यहाँ आम हो रही होती है, हमें बस इसका अरेबिक नेम नहीं पता होता और उसकी जो कंडीशंस है इस्लामिक वो नहीं पता होती. अब अगर इस केस में वो मुझे बताया यार मैंने तो ये खरीदा था पैकेट 8 रुपए का, मैं आपको 10 रुपए का बेचूंगा, मेरा भी अपना खर्चा है, मैं अपनी दुकान सेटअप की हुई है, मैं आपको 10 का दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स. इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर और सेल के अंदर. इंटरेस्टिंग, यही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है. वो पेमेंट मैंने अभी ये आपको कंडीशन जब मैंने ऊपर डिस्कस किया, मैंने कहा कि आइदर हैंड टू हैंड और डेफर्ड प्राइस. अब मैं आपको इस टाइम पे ये भी बताया था कि हैंड टू हैंड नहीं करेगा, अगर वो खुद जाके मार्केट से ना ले ले, वो बैंक के पास आया फाइनेंसिंग के लिए, तो अब वो डेफर्ड प्राइस के ऊपर ही आमतौर पे आ रहा होगा बैंक के पास, हैंड टू हैंड के लिए बैंक के पास नहीं आएगा. प्राइस चेंज नहीं हो सकती, चैरिटी वाला वही इशू रहेगा, जो चैरिटी करनी होती है वो वही रहेगा, जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो सकती. प्राइस एक बार तय हो गई है ना कि जी मैंने 8 रुपए का खरीदा आपको 10 रुपए का बेचूंगा, प्राइस चेंज नहीं होगी. ठीक है, नहीं वो नहीं बढ़ेगी, चैरिटी करनी पड़ेगी उसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये पैसे इस डेट को आपको दूंगा, मैंने आपको क्योंकि प्रॉमिस तोड़ा है तो मैं चैरिटी करूंगा, चैरिटी देनी पड़ेगी, उसकी प्राइस नहीं बढ़ सकती.
इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वही रहेगी, उसको वही पे करनी है। अगर पहले देता है वो इंस्टॉलमेंट, अगर पहले मंथ के दे दे तो सारी देगा, वो कम भी नहीं होती, कम नहीं हो सकती, उतनी ही देनी होगी उसे, ठीक है। कम के केस में मैं बता देता हूँ, वो एहसान वाला एक मामला आ जाता है कि एहसान का बदला एहसान या बड़ा एहसान ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, कुरान के अपने वर्ड्स है। तो इसको लेकर कि एहसान कर दे और वो उसको कुछ डिस्काउंट दे दे इस बेसिस के ऊपर कि चलो तुमने, मैं तुम पे एहसान करो, इतना छोड़ देता हूं मैं तुम्हें, दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसको अलाउ किया गया है। लेकिन प्रेफरेंस यही होती है कि जो प्राइस तय हुई है वो प्राइस पूरी ही हो, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ठीक है। अब सिंपल मुराबहा जो जहां पर कैश पेमेंट की जाती है उसे हम कहते हैं मुराहवा मुअज्जल, सॉरी मुराबहा, जिसे हम मुराबहा कह रहे हैं, जहां पर कैश पेमेंट हो जाती है, तो पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ द सेल, तो ये सिंपल मुराबहा है जिसे हम मुराबहा कह रहे हैं, ठीक है। जबकि हम जो चीज बैंक में कर रहे थे उसे हम कहते हैं मुराबहा मुअज्जल, जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं लेकिन पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में या कुछ दिनों के बाद होती है, इसीलिए हम जो बैंक में कर रहे होंगे वो मुराबहा मुअज्जल हो रहा होगा। क्योंकि आमतौर पे कैश अगर उसने परचेज करना है तो बैंक के पास क्यों आएगा, फिर वो मार्केट से जाके परचेज कर लेगा। अब ओके, डिफरेंस बिटवीन मुराबहा एंड कन्वेंशनल फाइनेंसिंग। कन्वेंशनल के अंदर कर्ज दिया जाता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लोन का होता है, जबकि मुराबहा के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो सेल की ट्रांजैक्शन होती है, वो लोन की ट्रांजैक्शन नहीं होती। कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ली जाती है कन्वेंशनल के अंदर, जबकि यहाँ पर कंपनसेशन एज अ प्राइस ऑफ गुड्स के अंदर जो इंक्रीज किया वो प्रॉफिट की टर्म्स के अंदर कंपनसेशन ली जाती है कि ये इतने की मैंने खरीदी है, इतने परसेंट मैं प्रॉफिट ऊपर लूंगा, इसका मेरे ये प्रॉफिट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, कन्वेंशनल के अंदर बैंक का कोई ओनरशिप के अंदर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता एसेट के अंदर, जबकि इस्लामिक बैंक के अंदर जब वो ओनरशिप ले रहा है उसका रिस्क भी एज्यूम करेगा। अगर एसेट को कोई नुकसान हो जाता है तो वो रिस्क बैंक का होगा, जब तक कि वो उस एसेट को कस्टमर को ट्रांसफर नहीं कर देता। बैंक ने परचेज किया रॉ मटेरियल एक क्लाइंट के लिए, बैंक तक पहुंचने तक और बैंक से आगे कस्टमर को देने तक अगर उसके ऊपर कोई लॉस हो जाता है वो बैंक बेयर करेगा। फ्लड आ गया, कोई आग लग गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी के अंदर नुकसान हो गया, किसी भी तरह का इशू हो गया, स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक के दौरान उन्होंने कंटेनर पकड़ के रोड पे लगा दिया, उसको आग लग गई, लॉस हो गया, चोरी हो गया, ये तमाम नुकसान बैंक बेयर करेगा जब तक कि वो क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर देता। तो बैंक का लॉस उसके अंदर होता है, इसके अंदर के लॉस हो सकता है बैंक को, बैंक रिस्क एज्यूम करता है एसेट का, जबकि कन्वेंशनल में कभी भी बैंक रिस्क एज्यूम नहीं करता। या सबसे पहली चीज वो एसेट इटसेल्फ, वो जो एसेट है वो परचेज किया है, वो एक अच्छी अमाउंट का एसेट है ना, उस अमाउंट को परचेज किया। अच्छा चला जाएगा मतलब ये थोड़ी कि वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा, उसकी कोई एक वो होगी ना बिल्डिंग, जो फैक्ट्री है या वहां पर उसने रॉ मटेरियल कहीं रखना तो है ना, या तो अपना को फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी पड़ी है वो प्लेज करवा सकता है साथ में, कोई रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी और पड़ी है, बैंक सिक्योरिटी ले सकता है। सिक्योरिटी के प्रोलमा का कहना है कि कोई इशू नहीं है, बैंक सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी चीज ले सकता है, सिक्योरिटी के तौर पे उनके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी को शेयर्स पड़े किसी चीज के वो दे सकते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे वो अपना कोई एसेट प्लेज करा सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री हम प्लेज कर रहे हैं। आमतौर पर इस तरह की फाइनेंसिंग के अंदर जहां रॉ इन्वेंट्री, ये बेसिकली इन्वेंट्री वगैरह की फाइनेंसिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उस केस के अंदर वो जो आइटम है वो इटसेल्फ प्लेज किया जा सकता है। प्लेज का मतलब ये नहीं है कि बैंक की अपनी पोजेशन में हो, तो वो उसके एसेट्स के अंदर से ये चीज जो है वो बैंक के पास प्लेज होगी ना, सिक्योर तो है ना, ये एक एसेट है परचेज किया हुआ बैंक ने, उसके पास पड़ा हुआ है, चाहे उसकी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एक एसेट है जो पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, माइक्रो फाइनेंस में तो लेते हैं, यूजुअली लेते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस के केस के अंदर ये हो रहा है।
आप तो एनआरएसपी का मुझे पता चला कि नहीं कर रहे, लेकिन मैंने जितने पहले माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ मैंने जितना जो मेरी स्टडी हुई है माइक्रो फाइनेंस, मैंने काफी काम किया हुआ है, वो यूजुअली गोल्ड बैक लोन देते हैं। इवन ग्रुप सिक्योरिटी वाला लोन भी नहीं देते यहाँ पर। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है वो है कि एसेट बैक या गोल्ड बैक या पोस्ट डेटेड चेक देंगे, ये कोई ना कोई सिक्योरिटी वो जरूर रखते हैं। और अगेन इट इज जस्टिफाइड, हमारी कंडीशन के अंदर जस्टिफाइड है। ऑल्दो माइक्रो फाइनेंस इंटरनेशनली ऐसे नहीं चलता, जो ग्रामीण का मॉडल है वो ग्रुप लैंडिंग का मॉडल है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम नहीं चलता। लोग पैसे ले जाते हैं, भाग जाते हैं। सोशल वाला भी कोई मामला नहीं है यहाँ पर कि ग्रुप लैंडिंग कर दी जाए। या इसमें ना वन मैन सीईओ का कांसेप्ट था। ओके, वो एक होता था मोटिवेटर, बिल्कुल आप स्टार्टिंग में देख के मैंने करना तो पड़ा दिया, आप सब लोगों को ना मैं नहीं, एग्जैक्टली 50,000 पूरी आप दो तीन आपको देके फाइट करते हैं, लेकिन बुक्स में आपका नाम है, मैंने किसी बात को पकड़ना है। एग्जैक्टली यहाँ तो ये बड़ा हुआ एग्जैक्टली तो बहुत इस तरह एग्जैक्टली बहुत सारे बैंक्स को इस तरह से लॉस हो रहे, तो ये मॉडल जो है पाकिस्तान में चल नहीं सके हैं। तो इसलिए ये जो अब जो मैंने नोटिस किया है वो ज्यादातर गोल्ड बैक्ड ही है, कि गोल्ड आप अपना रिजर्व के रखवाएं, कोई एसेट है आपके पास, कोई घर है, मकान है, कोई प्लेज करवाएं हमारे पास जरूर, तभी लोन मिलता है। अगेन चेंजेस चार्जेस पेनल्टी इन द केस ऑफ लेट पेमेंट, जबकि इस्लामिक बैंक पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली चैरिटी का प्रॉमिस होता है तो चैरिटी करवाते हैं, फॉर श्योर करवाते हैं। ओके, मुशारका के रूल्स या उसकी ट्रांजैक्शन, बेसिकली जो भी उसके रूल्स हैं ट्रांजैक्शन है, कि उसको मैं एक बार पहले जनरल आपको समझा देता हूँ, फिर मैं ये रूल्स को थॉरोली एक बार डिस्कस, ताकि कोई चीज अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो हम कवर कर लें। क्लाइंट बैंक के पास आया कि मुझे इस चीज के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, बैंक उसे कहता है कि ठीक है, हम तो इसकी फाइनेंसिंग तो नहीं कर सकते, हम तुम्हें ये चीज परचेज कर दें। जैसे कि धागा परचेज करना है, अगर किसी ने, किसी की कॉटन की मिल है, मिल बेसिकली वो कॉटन का फैब्रिक बनाता है, अब फैब्रिक बनाने के लिए उसे कॉटन का धागा चाहिए, यान चाहिए, तो वो कोई भी कॉटन का है या मिक्स फैब्रिक का है, या जैसे कि ये सिंथेटिक, ठीक है, फैब्रिक यान आता है आजकल, तो उसे वो यान चाहिए। अब वो बैंक के पास है, बैंक ने कहा हम आपको ये यान परचेज करके दे सकते हैं, और आप इसकी पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये मुराबा मज्जल हो जाएगा। अब उसके साथ जब ये एग्रीमेंट हो तो बैंक उसको बता दे कि भाई आप हमारे एजेंट बन जाए, क्योंकि जब बैंक लेने जाता था ना, ये बैंक ने किया इस्लामिक बैंक से शुरू के अंदर, बैंक लेने चला गया एसेट, बैंक का एजेंट गया, वो परचेज करके आ गया, क्लाइंट ने कह दिया हमें तो ये वाला धागा चाहिए नहीं, या तो ये बहुत लो क्वालिटी का आप ले, आपको पता ही नहीं है कैसे लेते हैं, धागा कहाँ से लेना था, ठीक है, या फिर आपका जो ये धागा है आप लाए जिस क्वालिटी का है, ये उस हिसाब से बहुत महंगा लिए हैं, ये धागा तो इतने में मिलता है, ये लेट्स सपोज 100 रुपए किलो मिलता है, आप 200 रुपए किलो लेकर आए हैं, ठीक है। और एक और चीज हो जाती थी कि जी ओहो हो, आप इतनी अच्छी क्वालिटी का धागा लिए, पाकिस्तान में तो बिकता ही नहीं ये वाला धागा, यहाँ तो लो क्वालिटी का माल बिकता है भाई, ये तो आप क्वालिटी बहुत अच्छी ले, ये तो एक्सपोर्ट भी नहीं होती हमारे यहाँ से, तो ठीक है। तो इन सारे मसलों का हल उन्होंने निकाला कि जी वो जो क्लाइंट आया उसको ही अपना एजेंट बनाए, उससे क्या भाई, क्योंकि तुम्हारा तजुर्बा इस सेक्टर का और तुम्हें पता है कौन सा धागा लेना है, तुम अब से हमारे एजेंट हो। अब सारे एग्रीमेंट, इसलिए अगेन ये कंडीशन ये इसलिए मैंडेटरी होती है इस्लामिक बैंक के अंदर कि आप सारे एग्रीमेंट साइन नहीं करते, आप पहला एग्रीमेंट जो उसके साथ साइन करते हैं एक प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है, कि मैं तुमसे ये धागा खरीदूंगा, मैं तुम्हें ये धागा बेचूंगा, ये प्रॉमिस हो जाता है आपस में। अब उससे एग्रीमेंट ही होता है कि मैं आपको अपना एजेंट बना रहा हूं, एजेंसी का एग्रीमेंट साइन होता है, क्लाइंट एजेंट बनता है, बैंक के बिहाफ पे जाता है, धागा देखता है, परचेज करता है, बैंक को बता दीजिए ये वाला धागा मैंने ऑर्डर कर दिया है, बैंक उसको डीडी बना देता है, आमतौर पे कैश नहीं दिया जाता, बैंक डीडी बना देगा उसके नाम का जिसने धागा देना है, और उसको ही डीडी डायरेक्टली जाएगा। अब इस केस के अंदर भी जैसे आपका एनआरएसपी का है, इन्हीं से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि इस केस के अंदर इनके जो मुफ्ती साहब है वही शेयर कर रहे थे हमसे कि हमने दे दिए, हम जब देते हैं लोन, अब क्योंकि जब माइक्रो लोन जब दे रहे होते हैं ना तो बहुत छोटी अमाउंट होती है, उस केस में बैंक खुद डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो बैंक कैश दे देता था। एनआरएसपी की ही एग्जांपल मुझे दे रहे थे कि हमने कैश दे दिया, तो पता ही चला एक सप्लायर ने किया ये कि वो शूज का सप्लायर, शूज बेचता था एक दुकानदार, उसने कहा जी कि मैंने जूते खरीदने हैं तो मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, तो बैंक ने उसको फाइनेंसिंग कर दी। अब क्योंकि इतना छोटा लोन था तो ये यूजुअली लाख डेढ़ एक, तो ये इतनी अमाउंट का हम कैसे डीडी सप्लायर को दें, उसने हमें वाउचर प्रोवाइड किए और हमने उसकी बेसिस के ऊपर उसको पैसे दे दिए।
जब वहां पर ऑडिट, क्योंकि शरिया का ऑडिट होता है, शरिया विजिट होती है, वो कहते जब हम उस बिजनेस में गए, हमने जाके चेक किया शरीयत कमेटी ने, तो उन्होंने देखा कि जी उससे जब बात की तो उसने बताया कि जी ये वाचर उसने पुराने थे लिए, पुराने वाचर के ऊपर डेट चेंज की, हमें देकर हमसे कैश ले लिया, उस कैश से जाके उसने अपना बिल पे कर दिया बिजली का, उसके पास बिजली का बिल पे करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अब शरिया के कॉन्टेक्स्ट में मुराबहा के अंदर नहीं आ सकती थी, ये ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है, फासिद कर दिया गया इसको। अब ये इसका जो प्रॉफिट है वो भी बैंक इनकम का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो भी है, इसके बाद से बैंक ने पॉलिसी बनाई कि हम कैश नहीं देंगे, हम प्रेफर करेंगे कि हम कैश डायरेक्टली सप्लायर को ही पे करें, ठीक है। सो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए आमतौर पर डीडी सप्लायर के नाम का ही बनता है ताकि उसी को पेमेंट हो डायरेक्टली, तो वो डीडी बनाकर उसको पेमेंट कर देता है बैंक के बिहाफ के ऊपर, और वो सामान बैंक का एजेंट बनकर रिसीव करके ले आता है। अब अगेन इट्स अप टू देम कि बैंक उसको कहे कि अपनी प्रेमिसेस पे ले जाओ या हमारे पास ले, बैंक का एक एजेंट उसके साथ चला जा सकता है, नहीं तो वो बैंक का एजेंट होता ही है, कोई इशू नहीं है। इस एजेंसी के अगेंस्ट बैंक कभी कभी उसको कोई फी भी पे कर देता है, क्योंकि एजेंट बनाया ना, तो चंद हजार रुपए उसको एज अ फी ऑफ एजेंसी पे कर दी जाती है। अब जिस टाइम पे उसने वो हैंड ओवर किए, गुड्स हैंड ओवर लिए उससे सप्लायर से, उस वक्त से लेकर जब तक कि ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता, क्योंकि बैंक के पास जब ये आ जाएंगे, बैंक अब उसको ऑफर करेगा, चाहे बैंक की प्रेमिसेस के ऊपर हो या क्लाइंट की प्रेमिसेस के ऊपर हो, वो मिक्स नहीं कर सकता अपने इन्वेंटरी के अंदर, उसे सेपरेट रखिएगा। बैंक उसको ऑफर करेगा कि जी मेरे पास ये चीज आई हुई है, अगर आपने परचेज करनी है तो इस रेट के ऊपर मैंने खरीदी है, इसके अंदर इतने % मैं आपसे प्रॉफिट चार्ज करूंगा, इतने पे मैं आपको बेचने को तैयार, क्या आप खरीदने को तैयार हैं? तो अब ये एग्रीमेंट परचेज का, सेल परचेज का होगा, तब वो एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो एसेट अब उसके पास नहीं पहुंच जाता, ये एग्रीमेंट नहीं हो जाता, उस एसेट का रिस्क बैंक का है। रास्ते में कोई नुकसान हो जाए, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चीजें डैमेज हो जाती हैं, वो एक ऑयल कंटेनर वाला इंसिडेंट हुआ था, वो सारी आग लगी, रास्ते में वो ट्रक जा रहा था उसको आग लगी, बैंक का लॉस, किसी भी तरह से उसको कोई डैमेज हो जाता है, ये लॉस बैंक का होता है, ये रिस्क बैंक एज्यूम करता है, इसीलिए इसको इस्लामिक बैंकिंग के अंदर समझा जाता है कि ये कन्वेंशनल नहीं है, ये इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग नहीं है। तो उतनी देर बैंक का लॉस होता है, बैंक की कोशिश होती है जल्दी से जल्दी इसको आगे ट्रांसफर करके अपना लॉस का जो चांस है वो घटाया जाए। तो एज सुन एज पॉसिबल वो बैंक को पता चलता है, बैंक उसको ऑफर करता है कि भाई ये तुमने खरीदना है, हमारे पास माल आया पड़ा है, तुमने खरीदना है तो इस रेट के ऊपर हम तुम्हें देने को तैयार है, हमने इस पे खरीदा है, वो एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद वो माल उस तक पहुंचा, अब वो उसको अपने एसेट्स के अंदर अपनी इन्वेंटरी में मिक्स कर सकता है, इससे पहले वो मिक्स नहीं कर सकता। कह सकते हैं, लेकिन उसे ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि आप अपनी इन्वेंटरी में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मामला शरिया का हमारा पहले डिस्कशन में भी आया था, शरिया बोर्ड के साथ, जो आई थिंक एनआरएसपी का ही था ये भी केस। तो उन्होंने कहा कि जी वो अगर ले जाता है अपने पास, हम क्योंकि अलाउ कर देते हैं कि ले जाए अपने पास रख ले, और वो उससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, आई थिंक एनआरएसपी का केस ने एग्जांपल दी थी मुफ्ती साहब ने हमें, कि वो इससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, उसने ले जाया रख दिया अपनी इन्वेंटरी और उसकी इन्वेंटरी में फर्क ही कोई नहीं, साथ जाके रख दिया। अब उसने प्रोडक्शन जो किया, क्या वो बैंक वाले सामान से की है या अपनी इन्वेंटरी से की है, नहीं पता चल सकता ना। तो इसीलिए वो ये कंडीशन लगाते हैं कि आप अपनी इन्वेंटरी में इसको मिक्स नहीं करेंगे जब तक कि हमारा एग्रीमेंट साइन नहीं होता। आप अपनी प्रेमिसेस पे ले जाएं, अपने पास रख लें, हमारा चाहे तो एक एम्प्लॉय जाके विजिट करके देख सकता है, ठीक है, सामान को, नहीं तो आप हमारे एजेंट है, उसके बिहाफ के ऊपर वो एजेंट को ट्रस्ट कर रहा होता है, लेकिन आप इसको अपनी इन्वेंटरी में मिक्स नहीं कर सकते। सेपरेटली आइडेंटिफाइड बताओ कि ये वाला है जो बैंक से हमारे पास आया पड़ा है, मिक्स नहीं होगा। जब एग्रीमेंट हो जाएगा फिर आप मिक्स करें, यूज करें, जैसे मर्जी करें। तो उससे पहले तक मिक्सिंग की परमिशन नहीं देते। ये जरूरी नहीं होता बैंक कहाँ रखेगा, बैंक के पास कौन सी जगह ऐसी वो स्टोरेज के अंदर रखता है, ठीक है। तो बैंक यूजुअली उसको कहता है अपने पास ले जाए, या फिर जैसे ही माल की डिलीवरी होती है एजेंट को, तो उस टाइम पे वो ऑफर कर दे, ऑफर करने ले जाए अपने पास। तो बैंक कोशिश करता है कि उसका रिस्क कम से कम हो, कम से कम टाइम में ये डिलीवर हो जाए, उसके पास रखने की जगह भी नहीं है, उसका ये काम भी नहीं है। लेकिन इसके पर आजकल ये काम हो रहा है कि बैंक को ट्रेडिंग की परमिशन दे दी जाए। जैसे कि एक आम ट्रेडर होता है, जैसे ये हमारा कैंटीन वाला है, इसने बिस्किट्स ला के रखे हुए बेचने के लिए। अब बैंक पहले बिस्किट खरीदने जाएगा आपके ऑर्डर के बाद, फिर खरीद कर लाकर आपको बेचेगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बिस्किट ला के रखने की इजाजत देते हैं आप बैंक को, बैंक लाए सामान रखे, जो आए क्लाइंट उसको बेच दे। तो इस तरह की नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर जो इस तरह के इन्वेंटरी बेस्ड ट्रेडिंग हो रही होती है, उसकी भी परमिशन देने के ऊपर काम चल रहा है, एओफी स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो बात चल रही है कि बैंक को परमिशन दे दी जाए कि वो अपने पास इन्वेंटरी रखे, क्लाइंट है उसको भी चीज बेच दे, ठीक है। अगेन अब वो जब इसको ट्रांसफर हो गई है, वो उससे अपनी प्रोडक्शन वगैरह करेगा। सिक्योरिटी बैंक चार्ज कर सकता है, कोई भी सिक्योरिटी के तौर पर चीज ले सकता है,
कोई वैल्यूएबल एसेट, कोई भी चीज ऐसी वो प्लेज कर सकता है अपने पास एज सिक्योरिटी, और उसके बाद बैंक जो है उससे जो भी इंस्टॉलमेंट तय हुई है उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो पेमेंट करेगा बैंक को। और अगर कोई पेमेंट डिले हो जाती है या नहीं करता, अब इसके अंदर भी जो कंडीशन है चैरिटी की वो ये है कि अगर जानबूझ के मैं दे सकता था मैंने नहीं दी, डिले की है, तो वो चैरिटी देगा। कोई कंडीशन ऐसी है कि जहां वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सका था, वहां पर ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन यूजुअली चैरिटी अप्लाई हो जाती होती है कि जी आपने पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो वो चैरिटी उसको लग जाती होती है। वो इसी केस में होता है कि अगर मैं जानबूझकर डिले करूं पेमेंट को, तो मैं ये चैरिटी पे करूंगा। चैरिटी बैंक की इनकम का पार्ट नहीं बनती, वो चैरिटी अकाउंट में जाती है और वो चैरिटी के तौर पे दे दी जाती है। अगेन चैरिटी की कंडीशन उसके अंदर तय होती है वैसे तो, ऑल्दो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता, लेकिन एज अ प्रॉमिस चैरिटी के लिए ले लिया जाता है। वो कोई ना कोई अमाउंट तय होती है कि आप इतनी अमाउंट चैरिटी करेंगे, यूजुअली उस एसेट की वैल्यू के हिसाब से रखी होती है कि आप इतनी अमाउंट चैरिटी करेंगे। अगेन क्योंकि अगर आप उसको फिक्स कर देते हैं या कम रखते हैं चैरिटी की अमाउंट, तो कोई नहीं 2-4 हजार चैरिटी दे देंगे। जब उसको पता है कि जी इसके हिसाब से मुझे इतनी देनी पड़ जाएगी, अमाउंट एक अच्छी होती है, तो फिर वो यूजुअली जानबूझकर रिसीव नहीं करता। ऑल्दो मैं चैरिटी के अगेंस्ट हूं, लेकिन मैं मुफ्ती साहब के इस फतवे से अगेंस्ट भी नहीं जा सकता कि जी चैरिटी खत्म कर दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग आई डोंट नो, कुछ हमारा अपने रिलीजन का भी नॉलेज कम है, कुछ हमारी अपनी एथिक्स भी कमजोर है। अगर एक बार पैसा ले जाए कोई, दोबारा वापस देने को तैयार नहीं होता। ठीक है ना, मैंने किसी को आज तक नहीं देखा जो खुद टाइम पर आके पैसे वापस दे जाए। ठीक है, कई बार लोग लोन ले जाते हैं, कोई दे जाए उससे वो रिसीव कर ले, बड़ी बात होती है कि किसी को आपने कह कर मिन्नत तरला करके पैसे वापस ले लिए, जबकि क्यों, रीजन सादा सी है, हम होली कुरान को अरेबिक में पढ़ते हैं ना, हमने कभी उसको पढ़ा ही नहीं मीनिंग के साथ या अरेबिक नहीं समझी। तो अगर हम पता चल जाए कि कुरान पाक में कैसे लिखा हुआ है कि जी ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा क्राइम है कि तुम कर्जदार मर जाओ, तो हम में से कभी कोई ऐसा ना सोचे। हम नहीं पढ़ते, हमें पता नहीं होता, तो लोग नहीं देते, तो इस वजह से डेफिनेटली और कोई ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। तो आई हैव टू एग्री विद दी मुफ्ती साहब के, डेफिनेटली। अगेन चैरिटी की अमाउंट तय हो सकती है, क्योंकि चैरिटी उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए रखी गई है, तो चैरिटी की अमाउंट हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये परसेंटेज ऑफ दी एसेट फाइनेंस्ड होगी, कि उसकी कोई परसेंटेज हो या बिल्कुल, क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाएगा ना सारी चीजों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रखना, और लोग कहेंगे चलो 200-300 तो हम दे ही सकते हैं, तो यूजुअली लोग डिले करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि एक सर्टन उनको पता हो कि जी हमें चैरिटी देनी पड़ेगी, तो यूजुअली वो एक अच्छी अमाउंट होती है कि वो उनको पता हो कि मैं नहीं देना चाहता मैं ये अमाउंट, ताकि मैं टाइमली पे कर दूं। अब इसमें सेल की तमाम कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, जो हमने सेल के टाइम पे डिस्कस की थी, आप सबको याद हो कि प्रोडक्ट की क्या कंडीशंस होती है, बायर और सेलर की क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों सेन होने चाहिए, कोई इनसेन नहीं होना चाहिए, दोनों को रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, कोई चीज भी फासिद नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगेन सेल की जो आइटम है उसका एग्जिस्ट होना जरूरी, उसका वैल्यूएबल होना जरूरी है। चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने सेल कर दी, चीज की वैल्यू ही कोई नहीं है, मैं जी तुम्हें यहाँ से ना ये 2 किलो मिट्टी उठा के दे देता हूँ, पत्थर यहाँ पड़े हुए उठा के दे देता हूँ, रोड साइड पे पड़े हैं, यहाँ पर साइड पे पत्ते पड़े हुए दरख्त के गिरे हुए वो उठा के देता हूँ, मेक्स नो सेंस। ठीक है, चीज की वैल्यू होनी चाहिए कोई जो चीज बेची जा रही है, या फिर वो डिटरमिन या ओनेबल या उसकी ओनरशिप ली जा सकती है। मैं तुम्हें आसमान का इतना टुकड़ा बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें मून पर प्लॉट दे रहा हूँ, उसकी पोजेशन ही नहीं ले सकते आप। मैं तुम्हें समंदर में इतने किलोमीटर का प्लॉट दे रहा हूँ, उसकी पोजेशन है। तो सेल की तमाम कंडीशंस कमोडिटी की, बायर की, सेलर की, वो पूरी होना जरूरी है। So in translation, sale, the subject of the sale must exist at the time of the sale. Thus, anything that does not exist at the time of the sale cannot be sold, and its non-existence makes the contract void. ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा कि अगर चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो चीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ सेल। इसीलिए जो सेल का एग्रीमेंट होता है वो परचेज होने के बाद होता है। आप एजेंसी के साथ ही सेल का एग्रीमेंट, एक तो 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं होता अलाउड, और दूसरी चीज वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो सेल कैसे कर सकते, इसलिए चीज को परचेज करने के बाद सेल का एग्रीमेंट होता है। The subject matter must be in the ownership of the seller at the time of the sale. हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि बैंक की ओनरशिप में आएगा, बैंक उसका रिस्क अज्यूम करेगा तो ही आगे बेच सकता है। अगेन सेल की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, if the seller sells something that he himself has not acquired, then the sale becomes void.
The subject of the sale must be in the physical or constructive possession of the seller when he sells it to another person. Constructive possession means a situation where the possessor has not taken physical delivery of the commodity, yet it has come into his ownership and all rights and liabilities of the commodity are passed on to him, including the risk of its destruction. जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइंट को कह दिया कि यार ये ले जाके तुम अपनी इन्वेंट्री के अंदर रख लो, लेकिन सेपरेट रखना, पता चले वहां आग लगी तो पता चलना चाहिए कि जी इतनी इन्वेंट्री तुम्हारी जली है, इतनी इन्वेंट्री हमारी जली है, ताकि हम एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सके हमारी इन्वेंट्री का कितना पोर्शन जला है। फ्लड आ गया, डिस्ट्रॉय, तो हमारी कितनी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई, क्योंकि इसकी जो ओनरशिप रिस्क है वो इस वक्त बैंक के पास है। बैंक ने फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ले लिया। अब उसके साथ जो भी होगा, रास्ते में आते हुए नुकसान हो जाए, ट्रक उल्ट जाए, कोई चीज हो जाए, चोरी हो जाए, वो नुकसान बैंक का होगा, क्लाइंट का नहीं होगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जरूर होनी चाहिए कम से कम बैंक के पास, चाहे फिजिकली डिलीवरी ले या ना ले, रिस्क उसको ट्रांसफर हो जाएगा। द सेल मस्ट बी इंस्टेंट और एब्सोल्यूट, एंड एब्सोल्यूट के सेल एक तो इंस्टेंट होगी, दूसरा एब्सोल्यूट होगी, कोई एम्बिग्युइटी उसके अंदर नहीं छोड़ दी जाएगी। और ये नहीं कि करूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा, बेच दिया मैं तुम्हें इतने में ये चीज बेच दी है, एग्रीमेंट हो जाता है। इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट जो सेल की कंडीशन है। Thus, a sale attributed to a future date or a sale contingent on a future event is void. For example, A tells B on the 1st of January that he will sell his car on the 1st of February to B. The sale is void because it is attributed to a future date. मैं तुम्हें बेचूंगा 1 फरवरी को, नो, मैंने तुम्हें बेच दी, ये ले जाओ, बस, दैट्स इट। सेल तभी एग्जीक्यूट होती है, सेल फ्यूचर के पर कंटिंजेंट नहीं हो सकती। कल बारिश होगी तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो इस तरह के किसी भी इवेंट के ऊपर एम्बिगुअस होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर ये टीम मैच जीती तो मैं तुम्हें ये चीज बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेल इंस्टेंट होगी, एब्सोल्यूट होगी कि हो गई, हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो गई है, और एब्सोल्यूट अमाउंट तय हो जाएगी। यहां तक के प्राइस के अंदर भी फर्क नहीं रह सकता, प्राइस तय हो जाएगी, भाई ये चीज मैंने खरीदी है, मैंने लेट्स सपोज 1 लाख की खरीदी है, मैं तुम्हें 1,20,000 में बेच रहा हूं, तो वो प्राइस तय हो जाएगी, इसके अंदर भी डिफरेंस नहीं होगा। यहां तक कि ये डिफरेंस भी नहीं हो सकता कि अगर तुम 6 महीने में पेमेंट करोगे तो 1,20,000 की, अगर 1 साल में पेमेंट करोगे तो 1,30,000 की। अभी तय हो जाएगा पेमेंट किस टाइम पीरियड में होगा, वो बताएगी जी मैंने 1 साल में करनी है, ठीक है जी, 1,30,000 रुपए में प्राइस तय हो गई, बिक गई। ये नहीं होगा कि कल को वो 6 महीने में पेमेंट करके कहे जी मुझे 1,20,000 के तरफ दे दो, प्राइस 1,30,000 तय हो गई थी, साल के अंदर वो उसी प्राइस के ऊपर ही रहेगी, वो प्राइस चेंज नहीं होगी। The subject matter should be a property of value. Thus, a good having no value cannot be sold or purchased. मैं already discuss कर चुका हूँ कि जिसकी value नहीं है वो purchase और sale नहीं हो सकता। The subject of sale should not be a thing used for a non or un-Islamic purpose. कोई भी un-Islamic चीज जो है वो allowed नहीं है sale करना। The subject of sale must be specifically known and identified to the buyer. For example, A, the owner of an apartment building, says to B that he will sell an apartment to B. Now the sale is void because the apartment to be sold is not specifically mentioned or pointed out to the buyer. यहां तक के अपार्टमेंट बिल्डिंग किसी ने बनाई, 50 अपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, वो ले जाता, नीचे के कुछ बने हुए भी ऊपर के बने नहीं है, या इवन बन भी गए हैं, वो नीचे का एक अपार्टमेंट दिखा देता है कि जी ये अपार्टमेंट है ना, इस जैसा एक अपार्टमेंट मैं तुम्हें दूंगा। ये भी अलाउड नहीं है। जो स्पेसिफिक अपार्टमेंट बेचना है उस अपार्टमेंट पे ले जाके उसको दिखा देगा कि भाई इस फ्लोर का ये वाला अपार्टमेंट तुम्हें बेच रहा हूं, ये देख लो इसको, क्योंकि डेफिनेटली एक ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट और ऊपर के फ्लोर के अपार्टमेंट में कोई फर्क होगा, तो उसको दिखा देना, एसेट को आइडेंटिफाई कर देना जरूरी है कि ये चीज बेच रहा हूं भाई तुम्हें मैं, या और एटलीस्ट अगर कोई स्पेसिफाइड चीज है तो स्पेसिफिकेशन उसकी तय हो जाना कि लेट्स सपोज जी 1,000 मोबाइल फोन बेचूंगा ये वाली स्पेसिफिकेशन के, इस कंपनी के, इस मॉडल के, इतनी जीबी मेमोरी वाले, ताकि वो क्लियर हो, कल को उसमें फर्क ना आ जाए। The delivery of the sold commodity to the buyer must be certain and should not depend on a contingency or chance. एक डिलीवरी जो कमोडिटी है उसकी वो सर्टन होगी कि हम देंगे, कोई किसी चांस के ऊपर नहीं कि अगर आ गई तो या टाइम पे आ गई तो मैं तुम्हें दूंगा, किसी भी चांस के ऊपर, किसी भी कंटिजेंसी के ऊपर उसकी डिलीवरी डिपेंडेंट नहीं होगी, कमोडिटी डिलीवर की जाएगी उसे एट द स्पेसिफाइड टाइम। This certainty of price is a necessary condition for the validity of the sale. If the price is uncertain, the sale is void. जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 6 महीने में दोगे तो 1,20 है, 1 साल में दोगे तो 1,30 है, तो ठीक है जी, इसके अंदर प्राइस अनसर्टेन है, ये सेल एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, वो कहते हैं मैं 1 साल में लूंगा, 1,30 तय हो गई है, ठीक है, 1,30 फाइनल होगी, प्राइस सर्टेन हो गई है, हालांकि सर्टेन तो सर वहां, लेकिन अगर 6 महीने में तो 1,20 हो जाती है।
इसलिए वहां कंडीशन ये कह दी, वो पहले कहती जी मैं 6 में दूंगा 1.20 पे, ठीक है जी एग्रीमेंट, मैं साल में दूंगा 1.30 के ऊपर, सिंगल प्राइस तय होगी। ये नहीं कि 6 के ऊपर 1.20 है और 1 साल के ऊपर 1.30 है, एक प्राइस तय हो जाएगी इसमें से। The sale must be unconditional. A conditional sale is invalid unless the condition is recognized as part of the transaction according to user. अब इसको हम क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है कि जी कुछ इंस्पेक्शन की इजाजत होती है, कुछ ख्यार्स होते हैं, ठीक है। जो सेल है वो अनकंडीशनल होगी, क्योंकि सेल के अंदर कंडीशन लगा देने से वो सेल नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें ये गाड़ी बेच रहा हूं लेकिन हर हफ्ते मैं इसको यूज किया करूंगा, एक दिन के लिए मैं इसको यूज करूंगा, हफ्ते के दिन, सेल कैसी हुई फिर? जब चीज ही मैंने ओनरशिप आपको दे दी, अब आपकी मर्जी है मुझे यूज करने दें या ना दें। मैं सेल करते हुए कंडीशन लगा सकता कि भाई हर जुमे के दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, हर हफ्ते के दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, तो फिर सेल तो नहीं हुई ना, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी फिर उसकी, ठीक है। तो इस तरह की कोई कंडीशन जो कि मार्केट प्रैक्टिस में, हाँ वारंटी देंगे आप मुझे इसकी, दैट इज अलाउड, कि जी अगर उस चीज की वारंटी है, कंपनी देती है, तो वो वारंटी दी जा सकती है कि जी ठीक है जी 1 साल की वारंटी होगी इसकी। सर्विस होती है किसी चीज की, ठीक है जी 1 साल की सर्विस भी हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की कंडीशंस हो सकती है जो मार्केट प्रैक्टिस में है। जो मार्केट प्रैक्टिस में नहीं है, जो टोटली ऐसी कंडीशन है जो सेल को इनवैलिड कर दे, वो कंडीशन आप नहीं लगा सकते। तो अगेन वो सेल वाली सारी ट्रांजेक्शन, अगेन इसके अंदर बायर और सेलर वाली अभी इन्होंने नहीं डिस्कस की। बायर और सेलर का सेम होना, उनकी एज कम से कम इतनी होना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, तो ये सारी कंडीशंस भी उसके अंदर पूरी होना जरूरी है। उनका कॉन्ट्रैक्ट को समझना, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही होना, कोई चीज एक दूसरे से हाइड करके या किसी तरह से ना करना, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन स्टेप बाय स्टेप मुराबा फाइनेंसिंग, ऑल्दो मैं ये स्टेप्स आपको सारे बता चुका हूं कि किस तरह होगी, मैं एक बार इसकी जो प्रोसीजर है इनके अकॉर्डिंग वो भी बता दूं। 5 स्टेप्स नीडेड टू बी फॉलोड इन मुदारबा फाइनेंसिंग। The client and the institution sign an overall agreement whereby the institution promises to sell the commodity and the client promises to buy it from time to time at an agreed rate of profit added to the cost. This agreement may specify the limit up to which the facility may be availed. इसमें यह भी होता है कि एट अ सिंगल टाइम सारी चीजें नहीं हो जाती, ठीक है ना, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर आपको कमोडिटी चाहिए, आपका एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो जब आपको चाहिए होती है बैंक आपको वो प्रोवाइड कर देता है उतनी उतनी क्वांटिटी उसकी लेके दे। तो आप ये नहीं कि आप एक बार पेमेंट कर सकते हैं, आप 6 महीने बाद या जितने भी टाइम के बाद आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं जिस प्राइस के ऊपर बैंक ने आपको, जब भी बैंक नई डिलीवरी करेगा वो उसके हिसाब से आपको बिल उसका भेज देगा कि जी हमने इतने पे खरीदा, इतने % ऊपर एडिशनल है, ये आपका बिल हो गया इसका। तो ये फैसिलिटी तय हो सकती है, लेकिन बेसिकली सबसे पहली चीज ये होती है, क्योंकि बैंक ये नहीं करेगा कि आपको एजेंट बनाकर फॉरेन मार्केट में भेज दे के जाओ ले आओ। बैंक सबसे पहली चीज आपसे प्रॉमिस साइन कराएगा कि जी प्रॉमिस, बैंक भी कर रहा है प्रॉमिस कि जी मैं आपको बेचूंगा, आप भी प्रॉमिस करेंगे मैं तुमसे खरीदूंगा, क्योंकि प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू सच सम शरिया स्कॉलर, हमने सारी ये डिटेल पहले इसीलिए डिस्कस की ताकि आपको ये मुझे बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, इज बाइंडिंग, कि उसको फुलफिल जरूर करना होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इसलिए प्रॉमिस करवाया जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिर कंटिजेंट हो जाएगा ना एक दूसरे के ऊपर। पहली चीज प्रॉमिस ले लिया जाएगा, देन क्लाइंट से प्रॉमिस लेने के बाद एजेंसी का एग्रीमेंट साइन होगा कि बैंक क्लाइंट को अपना एजेंट बना रहा है और उससे कह रहा है कि जाके मेरे बिहाफ के ऊपर चीज खरीद कर ले आओ, इसकी फीस भी पे की जा सकती है थोड़ी बहुत। An agency agreement is signed by both the parties in which the institution appoints the client as his agent for purchasing the commodity on its behalf. कि बैंक के बिहाफ पे परचेज कर रहा होता है, the client purchases the commodity on behalf of the institution and takes possession as an agent of the institution. तो बैंक उसकी जो पोजेशन है वो क्लाइंट ले लेता है, वो उसका एजेंट के तौर पे ले रहा होता है, तो ये बैंक की पोजेशन में आ जाती है। प्रॉमिस बैंक लेता है, कंपल्सरी ले लेता है। ये नहीं पॉसिबल कि बैंक प्रॉमिस ना ले और कमोडिटी खरीद ले जाके, कल को क्लाइंट ना ले उससे। प्रॉमिस की बेस के पर बैंक कम से कम उसको लॉ में तो लेके जा सकते भाई, इसकी वजह से मैं वजह बताता हूँ। ये हमने जब शुरू में डिस्कस किया था, आई डोंट नो आपने वो लेक्चर सुने कि नहीं, प्रॉमिस की वजह से कोई नुकसान हो गया बैंक को, तो नुकसान की हद तक पैसा बैंक उससे क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने ये चीज खरीदी, इसने मुझसे प्रॉमिस किया मैं तुमसे घोड़ा खरीदूंगा, ठीक है जी, तो इसने कहा जी कि मैं तुमसे 2 लाख रुपए में घोड़ा खरीदूंगा, मुझसे प्रॉमिस किया इसने 1 महीने बाद, इस बेस पे मैं जाकर मार्केट से 1.5 लाख का घोड़ा खरीद लाया। जब महीना गुजरा, मैंने से कहा कि भाई वो तुमने घोड़ा खरीदना था, तो इसने कहा जी मैं तो नहीं खरीदता, तो मैं वो घोड़ा मार्केट में ले गया, मेरा उसके ऊपर खर्चा भी हुआ उस दौरान, और मार्केट में वो घोड़ा बिका 1 लाख का, मुझे 50,000 का नुकसान हुआ उसके वो खरीद और बेच के ऊपर ही सिर्फ, और अगर उसको फीड वगैरह का कोई नुकसान है प्रॉपर वो भी इंक्लूडेड होगा, लेकिन फिलहाल फीड का हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो 50,000 का नुकसान हुआ है ये प्रॉमिसर के लिए देना जरूरी है इन इस्लामिक लॉ,
कि जिसने प्रॉमिस किया था और वादा तोड़ा, खिलाफी की, जो नुकसान उसकी वजह से दूसरे बंदे को वो नुकसान दे रहा, ऑल्दो उसका नुकसान तो वैसे तो हुआ 2 लाख 1 लाख का, क्योंकि उसने कहा 2 में खरीदूंगा, लेकिन क्योंकि ये फिजिकल नुकसान है, नुकसान फिजिकली उसको 50,000 का हो, तो 50,000 का नुकसान उसको पे करना जरूरी है। इसलिए बैंक पहले प्रॉमिस ले लेता है कि हम खरीद लें, कल को क्लाइंट मुकर जाए तो जो इसके वापस बेचने पे या जो भी हमारा खर्चा होगा, हमारा नुकसान होगा, वो कम से कम क्लाइंट लायबल तो होगा, उसको कोर्ट में तो लेके जा सकते हैं कम से कम। इसलिए बैंक प्रॉमिस जरूर करवाता है, कंपलसरी होता है। रिस्क बहुत ज्यादा है ना, रिस्क बड़ा हाई होता है, क्योंकि अगेन आप पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोन नहीं दे रहे, लोन में वो रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते। Then client purchases the commodity on behalf of the institution and take possession of the as the agent of the institution. The client informs the institution that it has purchased the commodity and simultaneously makes an offer to purchase it from the institution. तो उसको इन्फॉर्म भी कर देता है कि भाई मैंने तुम्हारे बिहाफ पे उसकी परचेज कर ली है और उसकी पोजेशन ले ली है, और मैं ये चीज तुमसे खरीदना चाहता हूँ। The institution accepts the offer and the sale is concluded, whereby ownership as well as the risk is transferred to the client. तो उसी टाइम पे उनका एग्रीमेंट साइन होता है, तो जब तक वो एग्रीमेंट साइन हो तब तक ओनरशिप और रिस्क जो है वो बैंक का है। जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है और उसकी पोजीशन दे देता है बैंक उसे, तो अब उसकी ओनरशिप और उसका जो रिस्क है वो क्लाइंट का हो जाता है। All of the above conditions are necessary to effect a valid murabaha. If the institution purchases the commodity directly from the supplier, it does not need an agency agreement. तब agency agreement नहीं हो तो वो directly supplier से purchase करके आगे बेच सकता है, no problem. The most essential element of the transaction is that the commodity must remain in the risk of the institution during the period between the third and the fourth stage, जहां पर basically क्लाइंट ने उसकी बिहाफ के ऊपर एज एन एजेंट परचेज किया और पोजेशन ले ली। पोजेशन लेने से जब तक वो सेल का एग्रीमेंट नहीं हो गया साइन और वो पोजेशन क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं कर दी गई, तब तक का रिस्क बैंक के लिए अज्यूम करना बहुत जरूरी है इसमें। अदरवाइज ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगी ना, फिर तो फर्क ही कोई नहीं रहा इंटरेस्ट बेस्ड के और इसके अंदर। बेसिकली रिस्क बैंक के साथ रहना जरूरी है। The above step or transaction is the only way by which the transaction is distinguished from an ordinary interest based transaction with an Islamic transaction. Okay, अब इसकी एक practical example है। ABC and Company is a manufacturer and exporter of rice. The company purchases paddy rice from local suppliers, and after processing the rice, the company exports it to different countries. The company has a working capital requirement of rupees 100 million for the purchase of paddy rice from the suppliers. The company approaches the Islamic Bank for granting a financing facility of rupees 100 million. The Islamic Bank offers the facility of murabaha to the customer, through which the bank and the customer sign and master murabaha agreement to sell and purchase the paddy rice on a murabaha basis from time to time. Again, ये time to time हो सकता है, इसका जरूरी नहीं कि at a single time पूरी transaction execute हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उसने पूरे सीजन के दौरान पैडी राइस परचेज करना है, फिर प्रोडक्शन करनी है, फिर बेचना है, फिर परचेज करना है, फिर प्रोडक्शन करनी है, तो वो टाइम टू टाइम भी परचेज किया जा सकता है। As per the condition of the agreement, upon requirement for the purchase of paddy rice, the customer gives an order to the bank to supply paddy rice worth rupees, let's suppose 10 million, to the company on murabaha basis. Upon receipt of the request from the customer, the bank authorizes the customer to purchase the paddy rice as an agent of the bank from the market. The customer negotiates the deal with the unique rice trader, जो भी कोई supplier है, and intimates the bank to make a pay order in the name of the unique rice trader, जो भी वो trader था उसके नाम पर. The bank then issues a pay order in the name of the rice trader, unique rice trader, which can either be paid directly by the bank to the supplier, or the bank may hand over the pay order to the customer to provide it to the unique rice trader on behalf of the bank. तो क्योंकि वो पे ऑर्डर पे सिर्फ उसी को होना है, इसलिए वो कस्टमर को भी दे सकता है एज एन एजेंट कि ये जाके उसको दे देना, नो इश्यूज. Upon receipt of payment, unique rice trader supplies the rice to the customer, the agent of the bank. Immediately upon the receipt of the paddy rice, the agent customer intimates the bank about the receipt of the rice worth rupees 10 million rupees from the supplier, and simultaneously offers to purchase the same rice from the banks for rupees 11 million with deferred payment of 6 months. The bank, after verifying the genuineness of the transaction and ensuring that all the basic rules of the sale are being fulfilled,
accepts the offer of the customer with the acceptance of the bank, the ownership and risk of the rice transferred to the customer and the same rice can now be used by the customer. अब कस्टमर उसको यूज कर सकता है, इससे पहले कस्टमर उसको अपनी फैक्ट्री में चाहे ले जाके रख ले, प्रोसेस नहीं कर सकता। अब यूजुअली यहां टाइम लैग आ जाता है, छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे बैंक बंद है, कस्टमर ने फ्राइडे इवनिंग में कहीं डिलीवरी ली, ले जाके हम अपनी फैक्ट्री में रख लिया, उस दौरान फैक्ट्री तो सैटरडे संडे चल रही है, लेट्स सपोज, उस दौरान उन्होंने उसमें से राइस यूज किया और फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया, नॉट अलाउड। उसको सेपरेट रखना जरूरी है जब तक कि बैंक से सेल परचेज का एग्रीमेंट ना हो जाए। तो इस तरह के टाइम लैग, और उस दौरान उसको कुछ हो जाता है, नुकसान हो जाता है उस राइस को, वो नुकसान बैंक का है, तो बैंक को फौरन इंटीमेट करना भी जरूरी है। तो बैंक ने एक टाइम ड्यूरेशन दी होती है कि एक दिन के अंदर या विद इन 24 आवर या 48 आवर्स बैंक को इंटीमेट करना होगा एजेंट ने कि मैंने राइस आपके बिहाफ पे उठा लिए। प्रेफर तो ये करते हैं कि इंस्टेंटली हमें इंटीमेट करें और फौरन ही हम उसके साथ एग्रीमेंट करके उसको ट्रांसफर कर दें, लेकिन एक दिन से 2 दिन का टाइम बैंक दे देता होता है इस केस के अंदर। However, if the same customer would have approached some conventional interest-based bank for financing the same transaction, then the conventional bank would have granted a loan of rupees 10 million for a period of 6 months with an interest amount of 1 million. अब ये चीज हम पहले भी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इंटरेस्ट का या फिर जो रेट है, अगर उसी के बराबर इस्लामिक बैंक आपसे सेल के ऊपर प्रॉफिट चार्ज कर रहा है तो उसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है। जैसे कि हमने वो एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक भाई जो है वो शराब बेचता है, उसने कहा जी 100% प्रॉफिट चार्ज करूंगा, तो दूसरा भाई कहता है जी कि ठीक है मैं भी 100% ही प्रॉफिट चार्ज करूंगा, परसेंटेज मैं वही रखूंगा, लेकिन मैं जूस बेचूंगा। अब जूस अलाउड है, अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो इसीलिए जो भाई जूस बेचकर 100% उसी की देख के वो अल्कोहल वाला 100% प्रॉफिट चार्ज करता है, 100% प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, उसका प्रॉफिट हलाल है, जबकि जो अल्कोहल बेच रहा है उसका प्रॉफिट हराम होगा। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन को भी देखना जरूरी है, उसकी सारी डीलिंग्स को देखना भी जरूरी है, ऑल दोज थिंग्स काउंट। बेंचमार्क बनाया जा सकता है और आई थिंक इसके ऊपर काम भी चल रहा है, अभी तक वो कोई बना नहीं सके हैं, क्योंकि इस्लामिक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके अंदर कोई चीज फिक्स नहीं है ना कि इतने % ही ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब वो तो फिक्स है ना कि हम इतने पे आपको कर्जा देंगे। यस, इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी भी इस पे काम चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस्लामिक बेंचमार्क होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है या वो नहीं बना लेते कोई इसका तरीका, तब तक वो उन्होंने ये परमिशन दी हुई है कि काइबोर को यूज करने में भी कोई इशू नहीं है। काइबोर लाइबोर क्योंकि एक स्टैंडर्ड रेट है, वो अगर उससे हराम काम कर रहे हैं, उससे हलाल काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप परसेंटेज वही रख लें तो इसके ऊपर जब अगर मैं देखता हूँ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर वो नहीं भी बनाते मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन आप ट्रांजैक्शन अमाल का दारुल मदार नियतों के ऊपर है। आपकी नियत बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मैं जिस हद तक पॉसिबल है इस हालात के अंदर भी इस्लामिक काम कर रहा हूं। जब पॉसिबल हुआ कि इसके काइबोर से बेहतर कोई चीज हम बना सके इस्लामिक, तो हम उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। नहीं है तो हम उस बेसिस के ऊपर अपने प्रॉफिट की परसेंटेज तय कर सकते हैं, उसमें कोई इशू एज सच नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर मेरी एक जगह पे रिजर्वेशन भी है, मैं आप सबसे शेयर कर देता हूं। जैसे कि मैंने जब इसके बारे में सुना ना कि ये फ्लोटिंग रेट के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस करते हैं मुशारका के अंदर, डिमिनिशिंग मुशारका में खास तौर पे फ्लोटिंग रेट रख लेते हैं कि जी वो मैंने पूछा यार फ्लोटिंग रेट कैसे रख सकते हैं, मुशारका हुआ है, रेंट तय है, आप रेंट चेंज कैसे कर सकते हैं हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने। तो उनको सर नो प्रॉब्लम, हमें शरिया बोर्ड ने परमिशन दी हुई है, हम हर महीने नई ऑफर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। अब ऑन द फेस ऑफ इट इज फाइन, शरिया में कोई मुमानियत नहीं है एज सच पर से, लेकिन अगर मैं एक चीज देखता हूं जिसके अंदर शरिया जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जैसे कि यूज्ड फोन का हमने मामला देखा था कि यूज्ड फोन को आप 1 महीने बाद ले जाएं वापस बेचने के लिए, उसी दुकानदार को अगर डिफरेंट प्राइस पर बेच देते हैं तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली घर की फाइनेंसिंग हो रही है, उस घर को आप सेम प्राइस के ऊपर मार्केट में बेच देते हैं, अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ या वो अभी 6-7 महीने हुए हैं, नॉट अलाउड। उसको बेचना है आपने, 1 साल का वेट करना पड़ता है बैंक को भी,
उसने क्लाइंट को पैसे दे दिए, अब क्लाइंट घर नहीं बना रहा, पैसे लेकर बैठा हुआ है आराम से, जितना बनाया था उसने थोड़ा सा बनाया, बाद में छोड़ दिया। उसके बाद बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल के लिए फोर्स नहीं कर सकता जब तक कम से कम 1 साल लग जाए, ताकि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में डिफरेंट प्राइस पे बिकेगी और उसका सेम प्राइस पे बिकना जरूरी है जितने पे बैंक ने खरीदा है, क्योंकि बैंक ने हिस्सा खरीदा उस प्रॉपर्टी के अंदर। अब वो मार्केट में अगर डिफरेंट प्राइस पे बिक जाती है तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वैल्यू तो चेंज होती है, तो उलमा ने उसके अंदर किया कि जी 1 साल बाद, क्योंकि चीजों की वैल्यू चेंज होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज, तो 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। तो यहां पर भी कम से कम उलमा को इस तरह की कोई कंडीशन लगानी चाहिए कि जी ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट मार्केट में जो आम प्रैक्टिस है, कम से कम भी साल बाद चेंज होता है रेट ऑफ रेंट। इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा, हम रेंट के ऊपर जब जितनी आम डीलिंग कर रहे थे, आमतौर पे आम बंदा, कहीं मैंने एग्रीमेंट ऐसे देखा जी हर हम 6 महीने बाद 3 महीने बाद रिवाइज करेंगे, साल बाद का, और यूजुअली पहले से तय होता है, साल बाद 10% हम बढ़ाएंगे। चले पहले से तय ना, अगर साल बाद नई ऑफर एक्सेप्टेंस होगी वो भी समझ में आती है, हर महीने या 3 महीने 6 महीने बाद ऑफर एक्सेप्टेंस, दैट इज रिडिकुलस। ठीक है, लेकिन ठीक है, शरिया स्कॉलर ने इजाजत दी है, इसका जवाब शरिया स्कॉलर्स को देना है। क्लाइंट के लिए, बैंक के लिए इट्स स्टिल ओके, लेकिन जैसे कि अब ये ऑपरेशनल लेवल की चीजें हैं जिनको हम, ठीक है, इफ आई डोंट फील कंफर्टेबल विद इट, मैं इसको मार्केट प्रैक्टिस में नहीं देखता, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज सही नहीं कर रहा बैंक, लेकिन शरिया बोर्ड ने परमिशन दी, आप कर सकते हैं, इजाजत है, क्योंकि वो शरिया बोर्ड वाला रिस्पॉन्सिबल है जो उसके अंदर बैठा है मेंबर, कि उसने परमिशन दी है इस चीज की। सो कुछ चीजों के ऊपर हमें रिजर्वेशन भी होती है, लेकिन हम उसे जाने देते हैं, बिकॉज सम थिंग्स दे हैपन। However, I personally believe के in the future, जैसे ये डीफी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक की टेक्नोलॉजी आती जा रही है, प्रॉपर इस्लामिक मॉडल्स भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि आज अगर आपको एक इस्लामिक बैंक सेटअप करना है, बिलियंस रुपीस चाहिए आपको सेटअप करने के लिए, डीफी में आपको बिलियंस नहीं चाहिए, डिजिटल फाइनेंस है, और चंद रुपयों से, चंद लाख रुपयों से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क बनाया है, लेट्स सपोज, अब उसमें बेनिफिट्स देखें ना, क्योंकि ये फ्यूचर में आई पर्सनली सी कि ये बैंक्स को लॉस होगा, यहाँ पर बैंक्स कैन शट डाउन, बैंक्स का सेटअप बंद भी हो सकता है, आई डोंट नो, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, बट द टेक्नोलॉजी दैट आई हैव सीन रिडिकुलसली एफिशिएंट, हर किसी का बेनिफिट। लेट्स सपोज 16 to 18% के करीब इंटरेस्ट रेट है आई थिंक आजकल, ठीक है, जो नॉर्मल है कन्वेंशनल, माइक्रो फाइनेंस के ऊपर तो बहुत ज्यादा हो जाता है इससे भी, तो कन्वेंशनल तकरीबन 16-18% का लेट्स सपोज है, ठीक है। तो अगर हम उसको ही ले लें, डीफी जो है, क्योंकि बैंक एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कई लोगों को सैलरीज देनी है, क्रेडिट रेटिंग के ऑफिसर वगैरह रखे हुए, बहुत सारे खर्चे हैं उसके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, पूरी उसकी फैसिलिटी चल रही है, पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप, पूरे ब्रांच नेटवर्क, सारा कुछ है, वो खर्चा भी बैंक को पड़ता है। डीफी के अंदर उसको ये नहीं पड़ना, डिजिटल फाइनेंस के अंदर, फिनटेक के अंदर उनको ये नहीं पड़ता, उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर सारा सेटअप बनाया है, उस सेटअप का एक आधा खर्चा, जरूरी नहीं है कि जी सिटी के सेंटर के अंदर प्राइम प्रॉपर्टी लेकर ही उन्होंने अपना सेटअप बनाना है, जाके डेजर्ट के अंदर जाके एक जगह पड़े सस्ती सी, वहां पर बस बिजली होनी चाहिए और चलाकर बेचें अपनी जो सर्विसेज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, लाखों कंप्यूटर्स के ऊपर सारा रिकॉर्ड पड़ा है ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बंदे ने कहा जी मुझे लोन चाहिए, दूसरा बंदा कहता है मेरे पास फालतू पैसे पड़े, मैं किसी को लैंड आउट करना चाहता हूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए, ठीक है। जिसने लोन चाहिए उसको वो कहते हैं 10% में हम आपको देने को तैयार है, बैंक कितना दे रहा है, कम से कम भी 16, वो कहते हैं हम 10 में दे रहे हैं, 10% पे हमसे लोन ले जाए, ठीक है। जो जिससे पैसे लेकर देना है उसको बैंक कितना ऑफर कर रहा है, 4%, 5%, 6%, ये कन्वेंशनल का मैं बता रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस में आप जैसे बता रहे हैं ज्यादा है, लेकिन चले 6-7% भी दे रहा है, वो कहते हैं हम आपको 10% देंगे, या फिर हम आपको लेट्स सपोज वो 11% के ऊपर आगे क्लाइंट को दे देते हैं और इसको 9% दे देते हैं, 7 से तो ज्यादा ही है, जिसको दे रहे हैं उसको 16 से कम मिल रहा है, अपना वो 1-2% चार्ज करें, क्योंकि उन्होंने को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बनाना, सिर्फ एक दोनों को मैच करने का काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का सेटअप अपना सेटअप किया हुआ है, उसके ऊपर 2% फीस अगर लेते जा रहे हैं, 2-2%, तो बड़ी अच्छी फीस है उनके लिए भी, नथिंग एल्स, सबका बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब मजे की बात, जहां की जी लॉसेस और रेगुलेटर और ये सारी चीजें आ जाती है,
क्रेडिट रेटिंग वो करते हैं थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमारे बैंक में जो क्रेडिट रेटिंग ऑफिसर होता है वो कितने पैरामीटर्स मेजर कर लेता है? ठीक है, 10-15 पैरामीटर, 20 पैरामीटर देख लेता है, ठीक है। एक हमारे ह्यूमंस के अंदर इनहेरेंट बायस होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हम कहें किसी बंदे के अंदर, हर किसी में इनहेरेंट बायस है। दूसरा, एट द सेम टाइम वो उन 15 पैरामीटर 20 को माइंड में रखते हुए उसकी रेटिंग नहीं कर सकता। वो डिफरेंट को देख रहा होगा, जो चीज याद रह गई, जो माइंड में रहेगी, उसकी बेस के ऊपर उसने एक रेटिंग कर दी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस वक्त जो प्रैक्टिस हो रहा है चाइना के अंदर, 500 पैरामीटर्स मेजर करता है वो, 500। ये कि कितने कॉन्फिडेंटली आपने अपनी एप्लीकेशन टाइप की है फॉर लोन, और इस लेवल तक भी कि आप अपने फोन की बैटरी कितने % चार्ज रखते हैं। इससे भी वो देखता है कि कितना ये रिस्पॉन्सिबल किस्म का बंदा है, कितना ये पे करने वाला है या नहीं करने वाला, कि बैटरी फोन की कितने % चार्ज रखते हैं आप। 500 ऐसे पैरामीटर्स की बेस के ऊपर एआई कहती है इसका स्कोर, इसको आप इस बेसिस के ऊपर लोन दे सकते हैं, ये सेफ है, ये रिस्की है, ये मिडिल रेंज में है, और उसमें बायसेस नहीं है, इनहेरेंट बायसेस कोई नहीं है। तो बेहद ज्यादा पोटेंशियल है, और ये बड़ा अच्छा इस वक्त चाइना में प्रैक्टिस हो रहा है। सिंगापुर और बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर बहुत रैपिडली काम हो रहा है, बहुत रैपिडली काम हो रहा है। सो फ्यूचर में आई थिंक कि प्योरली 100% इस्लामिक मॉडल्स भी डेवलप हो सकते हैं। Apparently, the end result of both the transactions looks similar, where the customer ends up paying the same amount of money, but the underlying transaction for the first transaction is a sale-based contract, which is allowed in Islam, whereas the contract of commercial bank is a loan contract for which any sort of compensation is impermissible in Islam. Okay, issues in Murabaha. The following are some of the issues in Murabaha: financing securities against Murabaha, so payment accruing from the sale or receivables, and for this the client may be asked by the bank to furnish a security. तो वो security शरिया के अंदर allowed है, वो security ले सकता है. The security may be in the form of a mortgage or a hypothecation or some kind of a line, lien, charge, कोई भी चीज security के तौर के ऊपर रखी जा सकती है. Guaranteeing the murabaha. The seller can ask the client to furnish a third party guarantee. In case of default on payment, the seller will have resources, reassurance to the guarantor, who will be liable to pay the amount guaranteed to him. There are two issues related to this. Number one, the guarantor cannot charge a fee from the original client. And secondly, however, the guarantor can charge for any documentation expenses. अब एक चीज होती कि वो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता या नहीं देता, तो बैंक से कहता है आप गारंटीयर दे दें हमें, कोई जो आपकी चीज ट्रांजैक्शन को गारंटी कर दे हमें, कि वो आपके बिहाफ पे करेगा अगर आप पे ना कर सके तो बैंक आपसे गारंटीयर मांगे। वो गारंटीयर के मामले में कंडीशन ये है कि गारंटीयर आमतौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गारंटीयर बन जाते हैं लेकिन आपसे पैसे चार्ज करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये अलाउड नहीं है कि गारंटीयर आपसे पैसे चार्ज करे गारंटी देने के। हाँ, वो अगर उसकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है गारंटी बनाने के ऊपर, तो उसकी फीस वो आपसे चार्ज कर सकता है कि उसके ऊपर जो खर्चा उसका हुआ है। उसके अलावा गारंटीयर आपसे कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकता, और आप सिर्फ मतलब ताल्लुक की बेसिस के ऊपर या एक एहसान की बेसिस के ऊपर वो आपकी गारंटी देगा, ठीक है अगर ये ना दे सका तो मैं दे दूंगा इसके पैसे। कोई ऐसा गारंटीयर आप बैंक पर, तो बैंक सिक्योरिटी नहीं लेगा, आपसे गारंटीयर भी ले सकता है। और गारंटीयर की परमिशन है इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, गारंटी कोई कर सकता है दूसरे बंदे की लोन को। Penalty for default, another issue मुराबहा के अंदर is that if the client defaults in payment of the price on the due date, the additional price cannot be charged nor can penalty fees be charged, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. In order to avoid these adverse consequences, an alternative is that the client may be asked to undertake that if he fails to pay an installment on its due date, he will pay a certain amount of charity. For this purpose, the bank may maintain a charity fund and disburse charity from it under the directions of the Sharia board of the bank. यहाँ तक कि ये एनआरएसपी की ही एग्जांपल मुझे वो शेयर कर रहे थे कि एनआरएसपी से जब वो बात हुई कि
उन्होंने चैरिटी देनी थी, चैरिटी अकाउंट में क्योंकि पैसे आते तो उन्होंने कहा एम्बुलेंसेस हम ईदी को डोनेट करते हैं। तो एनआरएसपी के शरिया बोर्ड ने इसकी परमिशन नहीं दी कि उसके ऊपर एनआरएसपी का नाम लिखा जाए, क्योंकि वो चैरिटी के पैसे हैं, वो एनआरएसपी ने कुछ ऐसे डोनेशन नहीं दी, तो उसके ऊपर एनआरएसपी का नाम लिखने की भी परमिशन उन्होंने नहीं दी शरिया बोर्ड ने। सो चैरिटी ली जा सकती है, इसकी परमिशन है। रोल ओवर इन मुराबहा, ठीक है, कि रोल ओवर कर लिया जाए ट्रांजैक्शन को। मुराबहा ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रोल्ड ओवर फॉर अ फर्दर पीरियड वंस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड्स. It should be understood that a murabaha is not a loan, rather it is the sale of a commodity which is deferred to a specific date. Once this commodity is sold, its ownership transfers from the bank to the client, and it is therefore no more a property of the seller. Now that the seller can claim is only the fee agreed, the pre-agreed price, and therefore there is no question of enforcing another sale on the same commodity between the same parties. So उसको roll over करना possible नहीं होता. Okay, then comes in rebate on early payment. ये भी हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं. समटाइम्स जो डेटर होता है वो क्या देता है कि जी आपको मैं अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ मैच्योरिटी से पहले, तो मुझे कोई डिस्काउंट दें, ठीक है, क्योंकि इस्लामिक ट्रांजैक्शंस के अंदर डिस्काउंट ऐसे नहीं दिया. प्राइस जब एक बार तय हो गई, क्योंकि ये सेल है, ये कोई लोन नहीं है, ये कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, सेल में प्राइस एक बार तय हो गई है, वो प्राइस चेंज नहीं हो सकती. एहसान इज अ डिफरेंट थिंग. तो एहसान की परमिशन वैसे दी गई है कि एहसान के तौर पे बैंक कोई चीज छोड़ दे, इट्स अ सेपरेट थिंग कि बैंक एहसान कर दे. अदरवाइज बैंक के लिए लायबल नहीं है, वो उसकी जो अमाउंट ड्यू है वो वही ड्यू है जो उसके साथ तय हो गई थी पहले. तो पूरी अमाउंट देने के लिए वो पाबंद है, चाहे अर्ली पेमेंट कर दे, उसको पेमेंट पूरी करनी होगी, ठीक है. समटाइम्स डेब्टर वांट टू पे अर्लियर देन मैच्योरिटी टू गेट डिस्काउंट्स. द majority of the Muslim scholars, including the major schools of thought, consider this to be un-Islamic. However, if the Islamic bank or financial institutions give somebody a rebate on its own without stipulating it in the contract of murabaha, it is not objectionable, especially if the client is needy. This should not be made a regular practice and in no way forms a part of the contract. जैसे कि इसके ऊपर हमने एग्जांपल भी शेयर की थी कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बार लोन लिया था तो उसकी जब पेमेंट करने गए तो आपने ज्यादा पेमेंट दे दी. ना ही पहले से तय था कि ज्यादा पेमेंट दी जाएगी, ना ही उसके दिल में था, ना आपके दिल में था कि जी मैंने ज्यादा पेमेंट करनी है, क्योंकि उसने आप पे एहसान किया था. एहसान का बदला, होली कुरान के अंदर भी आता है कि एहसान का बदला एहसान ही हो सकता है इसके अलावा, तो आपने उसके ऊपर एक एहसान कर दिया कि आपने उसको ज्यादा पैसे दे दिए. और ये रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए. शरिया स्कॉलर्स का यही कहना है कि रेगुलर प्रैक्टिस में ये काम ना हो. और स्पेशली ये रिबेट उसको दिया जाएगा जहां क्लाइंट आप देखते हैं कि नीडी है, क्लाइंट को जरूरत है, क्लाइंट ही ऐसा है जिसको जरूरत है, उसको दे दिया जाएगा. लेकिन जो क्लाइंट आपको लगता है कि नीडी नहीं है, उसको आप नहीं देंगे ये रिबेट. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन मुराबहा, ठीक है. अब मुराबहा सिर्फ तभी होगा जो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जब तक कि आपका जो सेलर है वो कॉस्ट एग्जैक्टली डिटरमिन कर सके कि कितनी कॉस्ट मुझे पड़ी है, तभी तो उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा ना. तो कॉस्ट एग्जैक्टली कॉस्ट जो इनकर हुई है वो एक्रू जो है उसको कमोडिटी के ऊपर वो कैलकुलेट कर सके. अगर कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसकी कॉस्ट वो सर्टेनली असरटेन नहीं कर सकता, एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो उस कमोडिटी के ऊपर वो मुराबहा नहीं कर सकता, ठीक है. इन दिस केस द सेल विल टेक प्लेस एज मुसव्वमा. क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस्ट डिस्क्लोज करना जरूरी है. मुसव्वमा के अंदर कॉस्ट डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है. मुसव्वमा सादा सेल हम आम जो लोगों से करते हैं, प्राइस कॉस्ट बताए बगैर. तो जब आपको कॉस्ट पता ही नहीं है तो आप कॉस्ट बताएंगे कैसे क्लाइंट को? तो इसलिए आप वहां पर सादा सेल मुसव्वमा कर लेंगे. आप वहां पर मुराबहा नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट पता ही नहीं, आप असरटेन नहीं कर सकते. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मुराबहा, अगेन कंडीशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करेंगे क्या होनी चाहिए. All commodities cannot be the subject matter of murabaha because certain requirements need to be fulfilled. For instance, the shares of a lawful company can be sold or purchased on the basis of murabaha because according to the principle of Islam, the shares represent ownership of asset in the company provided all other basic conditions of the transaction are fulfilled. A buyback arrangement or selling without taking their possession is not allowed at all. अगर आप बायबैक कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि इस्लाम में अलाउड नहीं है बायबैक कर लेना,
ठीक है, क्योंकि आपने रिस्क भी नहीं लिया, कोई उसकी पोजेशन नहीं हुई और बायबैक भी कर रहे हैं। मुराबहा इज नॉट परमिसिबल फॉर आइटम्स दैट कैन नॉट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ऐसी आइटम जो सब्जेक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकती उसके ऊपर मुराबहा नहीं हो सकता। जैसे मैं बता चुका हूँ, रोड साइड पे पड़े हुए रबल पड़ा है कुछ, उसको मैं आपको बेच दूं, या फिर मैं पत्ते पड़े हुए वो आपको बेच दूं उठाकर, या मैं आपको कहूँ जी मैंने आसमान का इतना टुकड़ा, ये जी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ऊपर का जो आसमान का टुकड़ा है मैंने आपको बेच दिया, आपकी पोजेशन नहीं ले सकते, वो आप उसके ओनर नहीं बन सकते, तो इसीलिए वो चीज मैं आपको बेच नहीं सकता, मुराबा उसके ऊपर नहीं होगी। या हाँ, यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपके पास ग्राउंड पे है ना, आप डिमार्क कर सकते पूरी यूनिवर्सिटी। क्या? हाँ, अगेन ये भी कि जी मेरी पोजीशन में नहीं है, मैं आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी बेच दूं, मैंने आपको पूरी इस्लामी यूनिवर्सिटी बेच दी है, मेक्स नो सेंस, क्योंकि मेरी ओनरशिप ही नहीं है उस चीज की, मैं उसे बेच ही नहीं सकता। सिमिलरली मैंने चांद के ऊपर आपको प्लॉट बेच दिया, ना मेरी वहां ओनरशिप, ना आप कभी जाकर वहां पर प्लॉट ले सकते हैं, अपना पोजीशन ले सकते हैं, सो मेक्स नो सेंस। Basic mistakes in Murabaha financing. Some basic mistakes that can be made in principal implementation of the concept as follows. ये वो है जो शरिया बोर्ड ने आइडेंटिफाई की कि ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और इनकी वजह से इस्लामिक बैंक की इनकम को इनकम से निकालकर चैरिटी में डाल दिया गया है, ऐसा हुआ है। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर उन्होंने शेयर की हुई है ये। The most common mistake is to assume that Murabaha can be used for all types of transactions and financing. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हर किसी के ऊपर भी हो सकता है, किसी चीज का भी कर लेंगे मुराबहा। This mode can only be used where when a commodity is to be purchased by the customer. If funds are required for some other purpose, मुराबहा cannot be used. जैसे मैंने भी एग्जांपल दी थी कि जी बंदे ने बिजली का बिल पे करना था, कर उसने मुराबहा लिया कि जी मैंने ये रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए मुझे मुराबहा चाहिए, या मैंने जूते परचेज करके आगे बेचने तो मुझे मुराबहा उसके ऊपर कर दें, जबकि पे उसने बिजली का बिल करना था उससे। तो इस तरह नहीं हो सकता, हर चीज का मुराबहा नहीं हो सकता, वही चीज का मुराबहा होगा जो कमोडिटी कस्टमर ने परचेज करनी है। The document in Murabaha signed for obtaining funds is for a specific commodity, and therefore it is important to clarify or certify, ensure that the subject matter of the Murabaha is expressly mentioned. ठीक है, तो जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है उसको डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर होना है ना मुराबहा, तो उसको क्लियरली सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन कर देना, क्लैरिफाई कर देना, इंश्योर करना जरूरी है। In some cases, the sale of the commodity to the client is effected before the commodity is acquired from the supplier. ठीक है, जैसे कि आप बैंक में जो ऑपरेशंस मैनेजर था उसने आपसे सारे डॉक्यूमेंट साथ ही साइन करवा लिए, एजेंसी का एग्रीमेंट भी, प्रॉमिस भी, और साथ में सेल का एग्रीमेंट भी। नो, दिस इज इनवैलिड, क्योंकि अभी तक चीज परचेज ही नहीं हुई, उसकी हमने ओनरशिप ही नहीं ली, तो हम उसको आगे बेच भी नहीं सकते। ठीक है, this occurs when the various stages of the murabaha are skipped and the documents are signed all together. It is important to remember that murabaha is a package of different contracts and they came into play one after the other at their respective stages. It cannot be signed all together. It has been observed in some financial institutions that murabaha is applied on already purchased commodities. ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया शरिया बोर्ड की तरफ से। दिस इज नॉट परमिटेड इन शरिया and can only be effected on commodities that have not yet been purchased. ठीक है, कि जैसे कि जूते उसने पहले से परचेज किए हुए थे, उन्हीं वाउचर्स की डेट चेंज करके बैंक को देकर पैसे ले लिए, तो जो ऑलरेडी प्री परचेज उसके ऊपर मुराबहा नहीं हो सकता, नए सिरे से उसको जो चीज चाहिए उसकी परचेज के लिए मुराबहा हो सकता है। Both the customer and the bank staff must be properly educated. Lack of awareness about Islamic financial modes may cause Sharia non-compliance issues, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंक की इनकम भी हराम हो जाएगी, वो भी उसके अंदर चली जाएगी चैरिटी में, और क्लाइंट के साथ जो डील हुई वो भी एग्रीमेंट फासिद हो जाएगा। Now risk management and मुराबहा फाइनेंसिंग के जो रिस्क उसके अंदर है, इसके अंदर उसको बैंक उसको मिटिगेट कैसे करता है। जो इस्लामिक बैंक है उसको बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है मुराबहा फाइनेंसिंग, तो बैंक उसको मिटिगेट कर सकता है। अब पहली चीज है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, इन मुराबहा फाइनेंसिंग इस्लामिक बैंक शुड अज्यूम द रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और लॉस, और किसी भी चीज की वजह से एसेट को जो हो जाएगा प्रायर टू डिलीवरी टू द कस्टमर, बेस्ड ऑन कोई नेचुरल डिजास्टर के अंदर लॉस हो गया या वैसे कोई लॉस हो गया है। अब जब तक डिलीवरी कस्टमर को नहीं हो जाती और उसने पोजीशन ले ली है, वो जो लॉस है वो बैंक को फेस करना पड़ रहा है। इसको मिटिगेट करने के लिए जो एक प्रैक्टिस बैंक करता है, तकफ्फुल कर लेगा, जो इस्लामिक इंश्योरेंस का तरीका है कि उसकी इंश्योरेंस करवा लेगा तकफ्फुल के थ्रू, कि कवरेज हो जाए मुराबहा के एसेट्स की। ठीक है,
Otherwise, another tool that managing this risk is to minimize the time of the ownership. ठीक है, कि जो time of ownership है by selling the asset to the customer immediately after acquiring the asset, कि as soon as जैसे acquire किया जैसे उसी वक्त फौरन सेल कर दे उसे. Again, so दूसरा तरीका मिटिगेशन का यही है कि वो टाइम जो है जिस दौरान बैंक की ओनरशिप में है वो एसेट उसको कम से कम कर ले. कि जैसी पोजीशन ली वो बताए कि मैंने पोजीशन ले ली बैंक के जी आप खरीदना, वो कहे जी मैं खरीदना चाहता हूं बैंक के, ठीक है हम आपको बेचना चाहते हैं इतने में हम बेच देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, पोजीशन उसको दे दें, तो कम से कम टाइम में उसकी ओनरशिप में होगा तो कम से कम रिस्क इन्वॉल्व होगा. अदरवाइज उसकी इंश्योरेंस करवा ली जाएगी तकफ्फुल के थ्रू. अगेन कन्वेंशनल इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, तकफ्फुल के थ्रू ही होगी. क्रेडिट रिस्क, ठीक है, इट इज द रिस्क पर्टेनिंग टू द डिफॉल्ट और डिले बाय द कस्टमर इन पेइंग द ऑब्लिगेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि कस्टमर नहीं पे करता या डिले कर देता है. तो शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटी जो है जो कैन बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जो फाइनेंसिंग हुई है. अगेन आप ये नहीं कर सकते ना कि उसके पास लिकर का स्टॉक पड़ा था तो आपने उसको अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रख लिया. शरिया कंप्लायंट चीज को ही सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते. उसके पास बॉन्ड पड़े थे, आप बॉन्ड को सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रख सकते क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड बॉन्ड है ना, तो आप उसको सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रख सकते. तो आपने सिक्योरिटी के तौर पे वही कमोडिटी से जो शरिया कंप्लायंट है वो लेके रख सकते हैं. ठीक है, तो नॉन पेमेंट या डिले इन पेमेंट के केस के अंदर आप वो सिक्योरिटी से लेकर रख लेंगे जो कि बेसिकली शरिया कंप्लायंट है. ठीक है, अगेन एक और तरीका कि आप इवैल्यूएशन अच्छी करें कस्टमर की, जो कस्टमर की क्रेडिट की रेटिंग होती है, कस्टमर की बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसकी इंडस्ट्री की आउटलुक, उसकी एक अच्छी इवैल्यूएशन करवा लें, रोबस्ट इवैल्यूएशन करवा लें. एंड देन मैचिंग द मुराबेहा फाइनेंसिंग विद द कैश साइकिल ऑफ द कस्टमर, कि आपने जो फाइनेंसिंग उसको की है उसके इस तरह से उसके कैश साइकिल के साथ मैनेज करें कि जब आपकी पेमेंट ड्यू हो तब उसके पास कैश अवेलेबल हो, इतना कैश उसके बिजनेस में एक्सपेक्टेड हो कि उसकी पेमेंट वापस आ चुकी होगी तब तक, ताकि वो डिले का मसला बने ही ना. For example, if a customer sells his goods in the market on credit for 90 days, then the tenure for Murabaha financing must be kept around 90 days और after 90 days से कम ना हो, ताकि वो, क्योंकि पेमेंट उसकी आएगी नहीं तो वो आपको कैसे पेमेंट करेगा. Then comes in Sharia non-compliance risk. जैसे कि मैंने बताया था अभी कि वो ट्रांजैक्शन सारी एक साथ ही साइन कर दी, तो ये एक बड़ा रिस्क है क्योंकि अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो ये बैंक की इनकम का पार्ट नहीं बन सकता, ये चैरिटी में चला जाएगा पैसा सारा. ठीक है, so this is the risk of non-compliance of basic Sharia requirements for a मुराबा transaction. Again इसके अंदर बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी. सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई, कमोडिटी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, ओनर जो सेलर और परचेजर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई. ठीक है, सेल की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई. इन ऑल दोस केसेस ये बेसिकली नॉन कंप्लायंट हो जाएगा, शरिया नॉन कंप्लायंट हो जाएगा, which results in the reduction of the income of the bank, as non-compliant income may lead to loss of the bank's income, as the bank cannot accept or recognize income from non-sharia compliant transactions in its profits. तो वो चैरिटी में ही जानी है. तो इसको मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग बैंक के एम्प्लॉयज की और कस्टमर्स को जो गाइडेंस करनी होती है उन्होंने उसके लिए कस्टमर्स की भी, कि ये ट्रांजैक्शन इस तरह ही एग्जीक्यूट होनी है, इस ट्रांजैक्शन को हम इसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सारे एग्रीमेंट्स आप एक साथ साइन नहीं कर सकते, आप ये चीज इस तरह नहीं कर सकते. ताकि ज्यादातर ये गलती है इस वजह से हो जाती है कि बैंक के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने ये एग्रीमेंट साथ एक साथ साइन नहीं करवाने. ठीक है, अगेन फिर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स की जो है उसको इंश्योर करना कि बैंक के अंदर जो पॉलिसीज हैं उसको स्ट्रांगली कंट्रोल करें, कि इंश्योर करें कि ऐसे ही फॉलो हो. अगर रेटिंग करनी है तो सही तरीके से हो रही हो, अगर कस्टमर से एग्रीमेंट साइन करना तो सीक्वेंस के अंदर ही साइन करवाया जाए, सेपरेटली एक साथ बिठा के साइन ना करवा लीजिए. इंश्योर किया जाए कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ अभी तक, इंश्योर हुआ हो. एंड देन इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ शरिया ऑडिट एंड कंप्लायंस, जैसे कि मैंने अभी शेयर किया था कि वो शूज वाला जो पकड़ा इसलिए गया क्योंकि शरिया ऑडिट था, कंप्लायंस थी, शरिया ने जाकर उसकी दुकान पर चेक किया, बिल्स को चेक किया, सारी चीजें चेक की और फिर उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भी मैंने बिजली का बिल पे करना था इसलिए मैंने ये चीज इस तरह की है. तो वो शरिया ऑडिट और कंप्लायंस रेगुलर होना चाहिए. एंड अगेन डेवलपमेंट ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस फ्लोज फॉर ईच मुराबेहा फाइनेंसिंग, ताकि वो प्रोसेस का फ्लो बड़ा क्लियरली डायग्रामेटिकली डिस्प्लेड हो हर जगह पर, कस्टमर को जो फॉर्म दिए वहां पर भी बना हुआ हो, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके पास पता हो कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है मैंने, तो वो चीजें बड़ी क्लियरली डिस्प्लेड हों. Then comes in the variants of Murabaha financing. ठीक है, on the basis of requirements of the customer, numerous variants of Murabaha can be developed. इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स यूज होते हैं. Some of them are as follows. Advance payment Murabaha. ठीक है, in this type of Murabaha structure, the bank makes an advance payment to the supplier of assets and sells these assets to the customer upon receiving its delivery.
ठीक है, कि बैंक एडवांस पेमेंट कर देगा किसी सेलर को कि भाई ये चीज बना दो, जब वो बनाकर आपको भेज देते तब आप उसकी डिलीवरी आगे अपने क्लाइंट को कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर उसको आपने एडवांस पेमेंट कर दी, कस्टमर से चाहे आप सिंगल पेमेंट ले लें, जो हमने कहा था ना कि एट द स्पॉट भी हो सकती है, तो कस्टमर कब करेगा, जब वो टाइम गुजर जाने की चीज मैन्युफैक्चर होके आनी है, तो उस दौरान कस्टमर को टाइम मिल गया, कस्टमर को एडवांस पेमेंट नहीं करनी पड़ी, कस्टमर ने अब हमें पेमेंट कर दी। तो इस तरह भी हो सकता है। क्रेडिट पेमेंट मुराबेहा, in this type of murabaha structure the bank sells the assets of its customer which the bank has purchased on credit from the supplier। ठीक है, तो क्रेडिट पे उसने सप्लायर से उठाए और आगे उसको बेच दिया। that is an outflow of funds is made by the bank after a certain time of execution of the murabaha sale with the customer and financing is booked prior to the disbursement of the funds by the bank, कि फाइनेंसिंग वो डिसबर्समेंट से पहले बुक करवा चुका था। Then murabaha pledge, ठीक है, in this type of murabaha structure the bank keeps the same goods as pledge which the bank has sold to the customer through murabaha transaction। में बताते हैं कि बैंक उसी एसेट को भी एज प्लेज करके अपने पास रख सकता है सिक्योरिटी के तौर पे। वो बेसिकली अपने पास नहीं रखेगा, उसी के वेयर हाउस में होंगे, लेकिन प्लेज वही एसेट्स हुए होंगे, कोई नई सिक्योरिटी के तौर पे उनको लेने की जरूरत नहीं है चीज। murabaha spot, in this type of murabaha structure the bank does not immediately sell the assets to the customer but keeps the asset in its inventory। The asset held in the inventory of the bank are sold to the customer as per the requirements against spot payment। For example, कस्टमर को, जैसे वो एक तरीका हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जिसके अंदर टाइम टू टाइम वो ऑर्डर दे देता है, जी हमने 100 मिलियन के राइस की फाइनेंसिंग करवानी है, 100 मिलियन के राइस हैं लेकिन हमें अभी 10 मिलियन के चाहिए, आप 10 मिलियन की पेमेंट क्लियर करके हमें 10 मिलियन के राइस खरीद के दे दें। तो वो 10 मिलियन खरीद, फिर दोबारा कोई ट्रांजेक्शन उसी की रेट के हिसाब से, नई रेट के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, फिर दोबारा हो जाएगी, और पेमेंट का एक टाइम पीरियड तय होगा कि 6 महीने बाद, साल बाद हम इसकी ओवरऑल पेमेंट आपको कर देंगे। ठीक है, जबकि इन दिस केस मुराबेहा स्पॉट के अंदर वो क्या कर रहा है कि बैंक अपने इन्वेंट्री में एसेट लेके रख लेता है और उतने एसेट उसको रिलीज करता है कस्टमर को जितने की उसको रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी पेमेंट साथ साथ रिसीव कर लेता है, कि कस्टमर उसकी पेमेंट करता है उतने वो बैंक उसको दे देता है, फिर कस्टमर और की पेमेंट करता है, बैंक उतने एसेट्स उसको प्रोवाइड कर देता है। मुराबेहा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और हर तरह की फाइनेंसिंग में यूज होता है। तो कहां कहां यूज होता है? रॉ मटेरियल की फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेंट्री की फाइनेंसिंग के अंदर, इक्विपमेंट परचेज करनी है किसी बिजनेस ने, उसके लिए एसेट्स की फाइनेंसिंग कोई भी करनी है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट फाइनेंसिंग हो गई, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग हो गई, प्री शिपमेंट के लिए को करनी है। फिर कंज्यूमर गुड्स फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी यूज होता है, व्हीकल फाइनेंस तक के अंदर यूज है। अब हमारे यहाँ ज्यादातर इजारा यूज हो रहा है, यहाँ पर हाउस फाइनेंस के अंदर ज्यादातर मुदारबा यूज, सॉरी मुशारका यूज हो रहा होता है, लेकिन इंटरनेशनली डिफरेंट मॉडल्स यूज हो रहे हैं। हर कंट्री का अपना मॉडल है, अपने उनके फतवे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाउसिंग में ज्यादातर डिमिनिशिंग मुशारका हो रहा होता है, या मुदारबा में, सॉरी सॉरी मुराबहा के अंदर, मुराबहा के अंदर, ठीक है ठीक है। तो सर वो जो कस्टमर है वो कहते हैं कि अभी 10 मिलियन के देते हैं आप, अब बैंक 100 मिलियन के परचेज कर रहे, तो फॉर एग्जांपल उससे लिया है कि 100 मिलियन के साथ, ठीक है, तो वो 10 मिलियन के उसने ले लिए, अब कल को रेट बढ़ जाता है, ठीक है, राइस का, तो क्या बैंक को शॉर्ट में हिसाब से देगा? यही पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं। जब बैंक से उसने एग्रीमेंट किया ना कि हमें 100 मिलियन तक के राइस खरीदने होंगे, तो वो प्रॉमिस हो गया, वो खरीदा कुछ नहीं किया, बेचा कुछ नहीं किया, ठीक है अभी तक। फिर कस्टमर कहता है कि जी आज मुझे 10 मिलियन के राइस आप परचेज करके दे दें, ठीक है, बैंक उसका चेक बनाएगा, पेमेंट करेगा, बैंक बताएगा जी कि ये 10 मिलियन के राइस हैं, हम आपको 11 मिलियन में बेचेंगे, या फिर 9 के हैं हम आपको 10 में बेचेंगे, ठीक है, हमने 9 के खरीदे हैं, 1 मिलियन हमारा प्रॉफिट होगा, हम आपको 10 में बेचेंगे। ये आपको इनवॉइस बनाकर राइस ट्रांसफर कर दिए गए, और वो जो पेमेंट थी उस राइस को खरीदने की, वो पेमेंट कर दी गई है उसको, बैंक ने पे ऑर्डर दे दिया है जो जिससे खरीदा है, तो पेमेंट हो गई है, राइस उसी प्राइस के ऊपर परचेज हो गए, सेल की प्राइस तय हो गई है कि जी हम आपको 10 में दे रहे हैं, यही 9 के हमने खरीदे हैं, 10 में आपको हम दे रहे हैं, प्राइस तय हो गई है। वो चाहे लेट पे करेगा लेकिन पेमेंट वही 10 की होगी, और जिससे खरीदे उसको तो 9 की पेमेंट हमने साथ साथ कर दी है। अब दोबारा आ जाता है कि जी हमें और राइस खरीदने हैं, सपोज 10 के, ठीक है, तो अब वो परचेज करने गया, उसको पता चला कि ये राइस की प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। 100 मिलियन तक की फाइनेंसिंग, मतलब ये कि वो अगर 100 मिलियन के ले लेता तो आगे 10 मिलियन और के नहीं मांग सकता, मैक्सिमम बैंक 100 मिलियन तक के उसको लाइस देगा,
इससे ऊपर की अमाउंट के राइट्स उसको नहीं देगा। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट ये हो कि ओवरऑल मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने 5 मिलियन का हो जाए, 15 का हो जाए, 25 का हो जाए, सारे मिला के 100 से एक्सीड नहीं करेंगे। ये है एग्रीमेंट जो एक्चुअल है। जरूरी नहीं है कि वो 100 की ही करवाए, अब हो सकता है वो 95 की करवा ले, 90 की करवा ले और ना करवाए, जितनी उसको जरूरत हो। 100 तक उन्होंने एक एस्टिमेटेड फिगर उसके अंदर ले लिया कि मैक्सिमम इतनी कर सकते हैं। बैंक परचेज नहीं करके रखेगा, यही बात समझा रहा हूं मैं आपको। बैंक अपने पास क्यों रखेगा? भी पड़े पड़े राइस खराब नहीं हो सकता, पैडी राइस खराब हो जाए, बैंक को क्या पता कैसे स्टोर करना है? बैंक को पता स्टोर करने का नहीं, बैंक ताजा परचेज करेगा, बैंक के साथ प्रॉमिस हो गया है, ठीक है। अब जब वो ऑर्डर देगा कि जी मुझे इतना राइस चाहिए, आप मुझे दे दें, बैंक जाएगा जिससे परचेज करना है, उसे कहेगा भाई ये तुम्हारा पे ऑर्डर, या उसी को एजेंट बनाएगा कि तुम हमारे एजेंट हो, जाकर मार्केट से इतना राइस परचेज करो, हमें बताओ पे ऑर्डर, हम बना देते हैं। उसको पे ऑर्डर देके पेमेंट करो, अपना राइस अपने पास ले जाओ, हमसे साइन कर दो एग्रीमेंट कि हमने तुम्हें इतना राइस बेच दिया। उसी वक्त परचेज होगी, उसी वक्त सेल हो जाएगी। बैंक अपने पास खरीद के 100 मिलियन का राइस नहीं रखेगा। उसी टाइम पर जैसे क्लाइंट ऑर्डर देगा, बैंक उतना ही पीछे उसको एजेंट बना के भेजेगा कि परचेज करके ले आओ हमारे बिहाफ के ऊपर, हम पेमेंट कर देते हैं, और अब तुम हमसे परचेज करना चाहते हो, इतने में हम तुम्हें बेचेंगे, तुम हमसे सेल करो, परचेज करो और ले जाओ, बस दैट्स इट। बैंक अपने पास रखेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि इजारा की बेस के ऊपर हमारे पास होती है आमतौर के ऊपर जो हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस बेसिस के ऊपर भी होती है, ठीक है। इंटरनेशनली डिफरेंट बेसिस के ऊपर होती है, इसके ऊपर भी हो जाती है, ठीक है ना। मुराबहा के ऊपर भी इंटरनेशनली कार फाइनेंसिंग होती है। क्लैरिफाई कर देता हूँ, वैसे तो एडवांस पेमेंट बनती नहीं, जिसको हम कहते हैं ना, जहां पर जिसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट, बेसिकली बनती नहीं होती, बैंक एज सिक्योरिटी ले लेता है, ठीक है, जो इजारा मॉडल है उसके अंदर। और एंड पे उसके डिफरेंट तरीके हैं, या तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर देगा उसे, या फिर वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको पेमेंट कर देगा कि आपकी सिक्योरिटी आपको वापस आ गई, या फिर वो ये करता होता है कि जी आप तो, हम ये जो गाड़ी है ना हमारे पास इस वक्त इतने की बची पड़ी है, इतनी आपकी सिक्योरिटी जो हमने आपको पे करनी है, अगर आप कहते हैं तो हम आपको ये गाड़ी सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे कर देते हैं, आप हम वही गाड़ी हमसे खरीद के ले जाए सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। उस केस के अंदर अगेन डिपेंड किया वहां पर क्या फतवा अवेलेबल है, उन्होंने भी किसी से फतवा लिया हुआ होगा वहां पर, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा जरा टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं काम को, ठीक है। वो सीधे सीधे करते सेल परचेज है ना, कॉस्ट डिक्लेयर करो, उसके ऊपर एडिशनल प्रॉफिट चार्ज करो और मुनाफे के ऊपर बेच दो। हम इसे लीजिंग करते हैं और एंड पे कार गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हम सेल का एग्रीमेंट नहीं करते, जबकि हम कार एंड पे गिफ्ट हमने करनी है, पहले से तय है। तो वो कहते हैं आपने जरूर वो पूरे इस्लामिक प्रिंसिपल ही चेंज कर देने, जब आप लीजिंग कर ही नहीं रहे, आप एसेट खरीद कर बेच रहे हैं, आप लीजिंग कर ही नहीं रहे, तो आप डायरेक्ट परचेज सेल वाला एग्रीमेंट करें, मुराबहा करें, सीधे सीधे मुराबहा करें कि जी इतने में हमने खरीदा है, इतना इसके ऊपर हम अपना प्रॉफिट चार्ज करेंगे, इतने में आपको बेचेंगे, इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट आप इसकी पे कर दें, क्योंकि वो एसेट बैंक के रिस्क के ऊपर है, वो बैंक की ओनरशिप के अंदर है, तो सारा रिस्क बैंक का। जबकि मुराबहा के ऊपर है, जब अगर वो फाइनेंसिंग कर देते हैं कार की, तो बैंक ने जिस वक्त क्लाइंट को दे दिया उस वक्त क्लाइंट की, यस। तो इंटरनेशनली मुराबहा यूज होता है कार फाइनेंसिंग के लिए, व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए, हमारे यहाँ इजारा यूज होता है ज्यादातर। और अगेन मैं ये भी बता दूं, अब मलेशिया जाके डिस्कस करेंगे तो वो कहेंगे जी आपकी सारी इस्लामिक बैंकिंग जाली है, आप तो इस्लामिक बैंकिंग करते ही नहीं है। सऊदीज की करेंगे वो कहेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबके अपने अपने मॉडल्स हैं, वो अपने अपने को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को कहते ही नहीं। इसके ऊपर बाकायदा कई बार डिबेट हो जाती है, बड़ी हीटेड डिबेट हो जाती है, नहीं आपकी तो इस्लामिक है ही नहीं, हमारी इस्लामिक है, वो कहते नहीं हमारी इस्लामिक है, आपकी इस्लामिक नहीं है। तो हर किसी ने अपना फतवा लिया हुआ, डिफरेंट मॉडल्स हैं। एंड मैं पर्सनली अगर लॉजिकली सोचें, हमें पहले दिन से पता है ये गाड़ी उसको बेचनी है, प्रॉमिस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि जी गाड़ी हम तुम्हें गिफ्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर बिलीव करते हैं, कस्टमर बिलीव नहीं करता अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखे तो नहीं, अब क्योंकि दे बैंक रहा है ना, तो बैंक अपना मॉडल जो बना रहा है उसकी बेसिस के ऊपर दे रहा होता है। अब बैंक को कॉमन सेंस की बात है ना कि बैंक ये देखे कि भाई एग्रीमेंट ही सेल का है, एंड ऑफ द डे ये चीज मैंने उसे देनी, चाहे हिबा कर दूं, लीजिंग के ऊपर देकर हिबा कर दूं, या फिर मैं उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसको वो बेच दूं, एंड ऑफ द डे ये चीज मैंने उसे देनी, मैं रेंटल एग्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं लीजिंग नहीं कर रहा, ये गाड़ी जानी कस्टमर को ही है। तो बैंक कॉमन सेंस यूज करके मुराबहा कर ले,
सादा मुराबा की भी सेल हो सकती है ना, कि कॉस्ट डिस्क्लोज करे, इसके पर इतना मैं प्रॉफिट चार्ज करूंगा, इतना मैं आपको सेल कर रहा हूँ। इंटरनेशनली वो मुराबा करते हैं ज्यादातर, जैसे मलेशिया के अंदर है, वो कई कंट्रीज के अंदर है, वो मुराबा करते हैं, इजारा नहीं करते इसके ऊपर। There could be so many reasons, there could be so many reasons. तो बैंक का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके मुफ्ती ने क्या परमिशन दी है उसे, उनके शरिया बोर्ड ने क्या परमिशन दी हुई है, उनको फतवा कौन सा बेटर सूट करता है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको एग्रीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर फिर वो बहुत सारी और चीजें होंगी ना, हो सकता है कोई और, क्योंकि यहाँ लोगों का रीपेमेंट के मसले आ जाते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, अगेन डिपेंड्स के उसके अंदर क्या कंडीशन है, किस तरह से फॉलो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लामिक फाइनेंसिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी रिस्की। आपके स्टार्ट से लेकर एंड तक जो प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए, नीयत तक सही होनी चाहिए, एग्रीमेंट दोनों पार्टीज अंडरस्टैंड करती हों, फिर जो डीलिंग हुई है वो सारी सही होनी चाहिए, सेल परचेज की डीलिंग, उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। फिर उसके बाद प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका तक सही हो तो वो इनकम हलाल होगी। फिर जहां इन्वेस्ट किया वहां पर इंटरेस्ट बेस्ड लोन ना लिया वो, इतनी सारी चीजें आपने कवर अप करनी होती, तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं, उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना बड़ा जरूरी है। तो मुफ्ती साहब ने कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अगेन उनका, हमारे मुफ्तियों का एक बहुत बड़ा इशू ये है, उन्हें बिजनेस का नॉलेज नहीं होता, फाइनेंसिंग का नॉलेज नहीं होता, उन्हें शरिया का नॉलेज है, उन्हें फाइनेंसिंग का वो नॉलेज है ही नहीं आमतौर पे। तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे देखें कि बैंक ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अगेन अगेन कुछ भी होता है कि मैं जिसके पर स्टेट बैंक से भी बात कर चुका हूं कि इंडिपेंडेंट शरिया मेंबर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब उनको पे बैंक नहीं करेगा, जैसे ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को बैंक पे नहीं करता, वो ऑडिटर रखना भी जरूरी है। एक्सटर्नल ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट भी बिल्कुल ऑथेंटिक बना कर देनी है कि जी ये हुआ है, ये हुआ है, ये चीज हमने नहीं एक्सेप्ट करती, हमने इसके ऊपर रिजर्वेशन लगा दी है। इसी तरह से एक्सटर्नल शरिया ऑडिटर होना चाहिए, इंटरनल नहीं बैठा होना चाहिए। इंटरनल को पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही जाता है ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, ये तो जरा यार अब इससे सैलरी तो लेते ही ना, फिर क्या करें ना भी, अगर वो कनाइवेंस करना चाह रहा हो, एक इनहेरेंट बायसेस ह्यूमंस में है। कोशिश एग्जैक्टली, सो डिपेंड्स। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और ये इंडस्ट्री अभी बहुत न्यू है, बहुत न्यू है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का चांस है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है अभी इसके अंदर। तो और इंशाल्लाह हो भी जाएगी, जैसे हम देख रहे हैं शुरू से अब तक काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है अब तक, तो ये आगे फ्यूचर में और ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। कंपटीशन इसको सीधा करता जाएगा चीजों को। तो फिर हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, लैंड फाइनेंसिंग, शॉप की फाइनेंसिंग, इस तरह से पीसी फाइनेंसिंग कोई अगर करनी है आपने, टूर पैकेज की फाइनेंसिंग, एजुकेशन की फाइनेंसिंग, तो ऑल सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेज, जैसे एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज है, इनका पैकेज अगर कोई है तो वो प्रॉपर फाइनेंसिंग इसके थ्रू की जा सकती है। लास्टली बाय मॉड्यूल, और बाय मॉड्यूल इज द अरेबिक एक्रोनिम ऑफ अ सेल ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो ये जो हम बेसिकली मॉड्यूल की बेसिस के ऊपर हम कर रहे थे, कि हम बैंक में यूजुअली मॉड्यूल ही हो रही होगी, मुराबा मॉड्यूल ही हो रहा होगा, बिकॉज आपने अगर इंस्टेंट पेमेंट करें तो आप बैंक से थोड़ी फाइनेंसिंग करवाएंगे, आप फिर खुद ही जाकर मार्केट से परचेज कर लेंगे। तो डेफर्ड पेमेंट होती है मॉड्यूल। द डेफर्ड पेमेंट बिकम्स अ लोन पेबल बाय द बायर इन अ लंप सम और इंस्टॉलमेंट्स as agreed between the two parties. In buy module, all these items can be sold on deferred payment basis, which come under the definition of capital, where quality does not make a difference, but the intrinsic value does. Those assets do not come under the definition of capital, where quality can be compensated for by the price, and Sharia scholars have an ijma consensus that demanding a high price in deferred payment is such a case is permissible. ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी का फर्क आ जाता है, वहां पर आप डेफर्ड पेमेंट के अंदर हाई प्राइस का डिफरेंस ला सकते हैं। कंडीशंस फॉर बाय मॉड्यूल, द कंडीशंस फॉर बाय मॉड्यूल
the price to be paid must be agreed and fixed at the time of the deal. ठीक है कि ये, क्योंकि हमें ऊपर ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी की बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू डिटरमिन और उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ क्वालिटी का मामला नहीं आ रहा. द प्राइस ऑफ द पेड मस्ट बी डिटरमिन्ड और फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द डील, जब डील हुई है तब प्राइस तय हो जाएगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी. इट मे इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी कॉलम्स फ्रॉम रिबा, के इसके अंदर कोई रिबा इन्वॉल्व नहीं होता. अगर आपने कोई भी प्राइस, लेट्स सपोज के जी आज परचेज करोगे तो जी 1000 रुपए की है, एक साल बाद पेमेंट करोगे तो 1500 की होगी, तो इसमें रिबा इन्वॉल्व नहीं होगा. प्राइस अगर तय हो गई है, अब ये प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए कि साल से ऊपर हो गया है, साल से कम में पेमेंट करे तो प्राइस चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. तो ये रिबा में नहीं जाती, ये रिबा में इंक्लूड नहीं होती. कंप्लीट और टोटल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज in question must be given to the buyer while the deferred price is to be treated as a debt against the buyer. ठीक है कि चीज अभी डिलीवर कर दी जाएगी और उसकी जो प्राइस है वो डेफर हुई है, वो डेट के तौर पर ट्रीट की जाएगी. Once the price is fixed, it cannot be decreased in case of early payment, nor can it be increased in case of default. In order to secure the payment of price, the seller may ask the buyer to furnish a security either in the form of a mortgage or in the form of a tangible item. कि मॉर्गेज करवा सकता है किसी चीज को, कि वो इनमूवेबल प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करवा दे, प्लेज करवा दे, या कोई चीज आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दे, जैसे गोल्ड होता है या कोई और चीज आपके पास रखवा सकता है. और सिक्योरिटी लेने की परमिशन है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर. If the commodity is sold in installments, the seller may put a condition on the buyer that if he fails to pay any installment on its due date, the remaining installments will become due immediately. ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में सेल किया है तो सेलर ये कंडीशन लगा सकता है कि अगर वो कोई भी इंस्टॉलमेंट पे करता है ड्यू डेट से बाद, ये उसको डिले करता है, तो जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ड्यू हो जाएंगी इमीडिएटली. तो ये कंडीशन वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लगा सकता है कि अगर वो एक को डिले करेगा तो बाकी ड्यू हो जाएंगी इमीडिएटली. अब आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है मुराबेहा ट्रांजैक्शन के अंदर. मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि किस तरह से अकाउंटिंग की उसकी ट्रीटमेंट होनी है, बिकॉज इट्स नॉट मच रिलेटेड टू यू. मैं एक बार इसको डिस्कस कर जाता हूं. Since Murabaha is a sale transaction and not a loan transaction, the accounting treatment of Murabaha must also be different from a loan transaction. The following are the major points which should be considered while devising the accounting treatment of Murabaha transaction. Profit recognition. In a loan transaction, interest income is accrued and recognized by the banks from the date of loan disbursement. But in case of Murabaha transaction, the income can be recognized by the bank only after the asset has been sold to the customer, even though the bank has not has made an advance payment to the supplier or to the agent. तो बैंक उससे जो चार्ज करेगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी होगी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, क्योंकि अगर एडवांस में पेमेंट कर दी, ये चीज बन के आनी है, फिर बैंक ने आगे डिलीवर करनी, जिस दिन डिलीवर करेगा कस्टमर को उस दिन से वो चार्ज कर सकता है उसके ऊपर प्रॉफिट. इन्वेंट्री. द गुड्स परचेस्ड बाय द इस्लामिक बैंक before being sold to the customer must be recorded in the balance sheet of the bank as inventory of the bank. ये बैंक की इन्वेंट्री के तौर पर ट्रीट हो रहे होंगे. Cost of inventories should comprise of all costs of purchase and other costs incurred during in bringing the inventory to their product present location or condition. कि कोई ट्रांसपोर्ट इन लगी है, कोई फ्रेट लगा है, कोई लोडिंग अनलोडिंग के खर्चा हुआ है, वो तमाम बैंक की इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा. अब मुराबेहा रिसीवेबल्स, अनलाइक अ लोन ट्रांजैक्शन, द मुराबेहा रिसीवेबल्स शैल बी डिस्क्लोज्ड एज ट्रेड डेट्स. A sample of accounting entries that can be made in recorded in मुराबेहा ट्रांजैक्शन as follows. तो जनवरी 1 को एडवांस अगेंस्ट मुराबेहा, मुराबेहा के अगेंस्ट जो एडवांस पेमेंट कर दी गई है वो डेबिट हो गई है, और पे ऑर्डर और या पार्टी का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया गया है. तो वहां पैसे चले गए और आपके पास से डेबिट हो गए एडवांस अगेंस्ट मुराबेहा की तरफ से. ठीक है. When the bank receives the possession of the goods, the following entries should be passed. इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास आ गई है. अब इन्वेंट्री बैंक की इन्वेंट्री बन जाएगी, इसलिए बैंक के अंदर इन्वेंट्री के तौर पर डेबिट होगी, और एडवांस अगेंस्ट मुराबेहा के अकाउंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा उसके अगेंस्ट. When the purchase, और अगर इसके ऊपर कोई कॉस्ट लगी है, फ्रेट वगैरह कोई कॉस्ट लगी है, तो वो भी आपके पास इन्वेंट्री में डेबिट हो जाएगी और वो कॉस्ट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. When the purchased goods are sold by the bank to the customer on a murabaha basis, the following entries should be passed. जब ये purchased goods are sold to the banks by the bank to the customer, तो ये transactions include होगी. मुराबेहा फाइनेंसिंग जो होगी वो डेबिट हो जाएगी, मुराबेहा प्रॉफिट रिसीवेबल वो डेबिट हो जाएगा.
और क्रेडिट होगी इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री पहले डेबिट हुई थी, अब वो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। और डेफर्ड मुराबेहा इनकम जो है वो भी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम अभी आई नहीं है, ये भी आनी है, तो उसके अगेंस्ट मुराबेहा प्रॉफिट रिसीवेबल ऐड किया गया है। If the bank has sold the goods on a 12 months deferred period, then at the end of each month, the bank may recognize 1/12 of the income as income of Murabeha financing. At this stage, the following entries should be passed. क्योंकि अब 12 महीने की है और 1 महीने के बाद वो एंट्री पास कर सकता है कि 1 महीना गुजर गया है, तो ये इनकम मेरी अर्न हो चुकी है एज कंपेयर टू कि ये इनकम अभी मेरी डेफर्ड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेफर्ड मुराबेहा इनकम को डेबिट कर देगा और इनकम और मुराबेहा फाइनेंसिंग को क्रेडिट कर देगा, लेकिन सिर्फ किस अमाउंट से, 1/12 अमाउंट से, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 महीना गुजरा है 12 में से। और इस तरह से हम एंट्री करते रहेंगे हर महीने टिल मैच्योरिटी, 12वें महीने तक एक एक महीने की एंट्री आप कर सकते हैं। इन केस द बैंक डज नॉट रिसीव द पोजेशन ऑफ द गुड्स, यस, मुराबेहा इनकम को, और जो फाइनेंसिंग है इनकी इनकम है, इनकम फ्रॉम मुराबेहा फाइनेंसिंग, उसको क्रेडिट करते जाएंगे, क्योंकि इनकम यूजुअली आपकी जो होती है वो क्रेडिट होती है ना, और एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे होते हैं। In case the bank does not receive the possession of the goods by the month end and therefore could not execute a murabeha sale with the customer, the bank will not accrue any income from that month, and the above mentioned entry जो है वो नहीं पास की जाएगी अगर वो इनकम नहीं हुई तो। ठीक है, apart from this, entries number 2, 3 and 4 will also not be passed since the bank has not yet possessed the goods. Basically ये वो कि बैंक ने क्योंकि कमोडिटी डिलीवर नहीं हुई जो 1 महीने में होनी थी, तो बैंक आगे ना उसको दे सकता है ना उसके ऊपर इनकम अर्न कर सकता है। जब तक वो कमोडिटी रिसीव नहीं होती, इनमें से कोई ट्रांजैक्शन भी कोई एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो बैंक ये नहीं करता ना कि महीने के बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाना तो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब तक कमोडिटी डिलीवर नहीं होती, बैंक उससे प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, सो इसलिए वो ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी। If the bank receives the goods in the next month, then the entries from 1 to 3 are mentioned above will be passed at the month end. The accrual for the 2 months would be booked by the bank as per entry number 4. कि 2 month का जो accrual था वो entry number 4 के through accrue हो जाएगा। Since the bank did not book income for the preceding month, क्योंकि पिछले महीने को वो ignore करेगा जो एक delay हो गया उनका। On maturity of the Murabeha transaction, that is at time of receiving the final payment, the following entry will be passed. जब पूरी पेमेंट उसको रिसीव हो जाएगी और मुराबेहा ट्रांजैक्शन मैच्योर होकर एग्जीक्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसको पेमेंट मिल गई पार्टी से, तो ठीक है, पार्टी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और मुराबेहा फाइनेंसिंग को और जो मुराबेहा प्रॉफिट रिसीवेबल है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो वो आपके पास पैसे रिसीव हो गए हैं।